नमस्कार, आप सभी का स्वागत आज के सेशन में। गुड इवनिंग आप सभी को, गुड इवनिंग। जुड़ेंगे आप सब लोग सेशन के साथ। हाँ भाई, नमस्कार नमस्कार। हम लोग रेशियो को आज ख़त्म कर लेंगे। इससे पहले 3 क्लासें हमारी हो चुकी हैं रेशियो को लेकर, और आज के सेशन में आपके टॉपिक ख़त्म कर लेते। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आज के इस सेशन के अंदर। और हम लोग जो देख रहे हैं रेशियो का पार्ट, लास्ट क्लास के अंदर जो आप लोगों ने करा है उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आपके सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आ रहा होगा, काफ़ी अच्छा सवाल है रेशियो का। पढ़ के देखिए आप लोग क्या लिखा हुआ है, पढ़ के देखें एक बार और करने की कोशिश करिए। पेन और पेपर लेके बैठो आप लोग, केवल देखने से आंसर नहीं आएंगे, कोशिश करिएगा आप लोग करने की। कल के दिन जो आपको क्लास मिलनी है, पूरा एक मेंचुरेशन जो आपका टॉपिक है, जो आपको भीड़ से अलग करेगा पटवार के सिलेबस के अंदर, यही एक टॉपिक है क्षेत्र मिति। तो इसकी पूरी एक बड़ी क्लास मिलने वाली है। तो अगर आप लोगों ने पहले देखा है या पहली बार देखोगे तो जरूर उस क्लास को देखिएगा जो कल होने वाली है। उसके अंदर PYQ करवाए जाएंगे, उसको बेसिक से पूरा 3D और 2D दोनों का आपको कंप्लीट करवा दी जाएंगी। उस एक क्लास को ही आप लोग 4 से 5 बार दोहरा लेना। क्षेत्र मिति का कोई सवाल गलत नहीं होगा, उससे बाहर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको। इसके बाद हमारे 2 टॉपिक और रह जाते हैं, छोटे छोटे से टॉपिक हैं दोनों। एक होगा आपका मंडे को मैथमेटिकल ऑपरेशंस, जो एक 1 शॉट क्लास के अंदर आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा, एक बड़ी क्लास हो जाएगी वहां पर भी। और एक लास्ट टॉपिक बचेगा आप लोगों का यूनिटरी मेथड, एक नियम, और उसी के अंदर हम लोग टाइम एंड वर्क वाला पार्ट भी पढ़ लेंगे। तो ट्यूसडे के दिन तक, मंगलवार के दिन हम लोग कंप्लीट मैथ्स पूरी कर चुके होंगे। पूरा कंप्लीट, पूरा का पूरा मैथ्स जो पटवार के सिलेबस में था वो सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा ट्यूसडे के दिन तक, मंगलवार के दिन तक। और उसके बाद हम शुरू करना चाहेंगे मॉक पेपर। तो 15 से 16 मॉक पेपर आपको डेली करवाया जाएगा, एक मॉक पेपर। इसमें 25 क्वेश्चंस आप लोग देखोगे, एग्जाम पैटर्न पे होगा, एग्जाम से अप्रोच किस तरह से आपको जल्दी से जल्दी करना है, सारी बातें सिखाई जाएंगी। तो वो 15 मॉक पेपर जो हम लोग वेडनेसडे के दिन से शुरू करेंगे, आपके 15 से 16 मॉक पेपर करवा देंगे। और बीच में संडे के दिन आपका कंप्लीट पूरी मैथ्स का एक रिवीजन भी करवा दिया करेंगे। तो अभी जो 3-4 संडे जो बच रहे हैं हमारे पेपर से पहले जो आने हैं, हर संडे के दिन एक कंप्लीट 6 से 7 घंटे की क्लास, इसके अंदर आप लोगों को कम से कम 100 क्वेश्चंस और कंप्लीट मैथ्स का रिवीजन करा दिया जाएगा। अगर आपको ये क्लासें समझ में आती हो, पसंद आती हो, चीज़ें सीख रहे हो आप लोग, तो आप लोगों से एक विशेष निवेदन रहता है कि आप अपने परिवार के साथ इतना सपोर्ट करें कि आप इन सेशन को शेयर किया करो अपने मैक्सिमम दोस्तों तक, जितना हो सके आप लोग। और अगर आप चाहते हैं कि मॉक पेपर कंटिन्यू करवाए जाएं आप लोगों के लिए, तो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो बनाया जाएगा इस मॉक पेपर के लिए, वो जरूर आप लोग सब अपने सभी दोस्तों तक मैक्सिमम शेयर करेंगे। उसी के बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि मॉक पेपर कितना करवाया जाएगा। बाकी सिलेबस की बात हुई थी, कंप्लीट सिलेबस हम लोग ट्यूसडे के दिन तक, मंगलवार लास्ट रहेगा आपका, उस दिन तक हम लोग कंप्लीट मैथ्स पूरी खत्म कर लेंगे। चलिए शुरू करें आज की इस क्लास को। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, पढ़िए आप लोग क्या लिखा हुआ है, पढ़िएगा आप लोग क्या लिखा हुआ है। तीन, 2 और 5 के अनुपात में, 3, 2 व 5 के अनुपात में 3 संख्या है, 3 नंबर हैं जिनका रेशियो है 3:2:5। इनके वर्गों का योग 1862 है, इनके वर्गों का योग 1862 है। तो आपसे पूछा गया बीच वाली संख्या बताओ कितना होगी। इन तीनों में बीच वाला जो नंबर है वो आपको बताना है, बीच वाली संख्या कितना होगी। तो देखते हैं, चलो कैसे बताएंगे बीच वाला नंबर। 3, 2 और 5 के अनुपात में 3 संख्या दे रखी है, फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। इन तीनों संख्याओं का रेशियो है 3:2:5, 3:2:5। अनुपात में वो आंसर होता है जो लास्ट में बचा हो काटने के बाद। इनके वर्गों का योग दे रखा है, सम ऑफ स्क्वायर, वर्गों का योग दे रखा है,
वर्गों का योग 1862 है, 1862 है, 1862 है। तो जो नंबर कट गया उसको मैं x से लिख रहा हूँ, 3x, 2x और 5x। अब इनका वर्ग करेंगे आप लोग, इनके वर्गों का योग देखेंगे हम लोग। इनका अगर वर्ग कर दिया जाए, स्क्वायर कर दिया जाए, तो देख बताइए 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9x स्क्वायर, ये होगा 4x स्क्वायर और ये होगा हमारा 25x स्क्वायर। 5 का वर्ग 25, तो 25x स्क्वायर। इनके वर्गों का योग करेंगे, जोड़ेंगे इन सबको आप लोग, वो कहलाएगा वर्गों का योग। 25 + 9 34 और 34 + 4 38। इनके वर्गों का योग होगा 38x स्क्वायर बराबर 1862 है। 38x स्क्वायर बराबर 1862 है। x स्क्वायर बराबर क्या होगा, 1862 में 38 का भाग देंगे आप लोग। चाहे तो आप लोग 19 से काट लो पहले। आप 19 से कितनी बार कटेगा ये, 19 × 2 = 38। 19 से इसे काट लो आप लोग। 19 9 कितने होते हैं, 171, 171 होता है। 9 बार कटेगा ये, 171 घटाएंगे तो 15 बचेगा, 152 हो जाएगा ये। और 186 में से कितना घटाया है, 171 घटाया है 5, 6 में से 1 गया तो 5, 8 में 7 गए तो 1, 15 ही तो बचा। 152, 19 8 152, 98 टाइम्स कट जाएगा, 98 बार। 2 से फिर काट दो इसको, 49 बार कट जाएगा सर ये। x स्क्वायर बराबर 49 आ गया। x बराबर क्या होगा, √49। 49 का वर्गमूल कर दो आप लोग। 49 का जो स्क्वायर रूट होगा सर वो 7 आ जाएगा। तो वो कॉमन राशि जो इन सबके साथ में थी उसका मान कितना होगा, 7 होगा सर। तो आपसे कोई भी नंबर पूछा गया हो, हर नंबर का आंसर दे सकते हैं। पहली संख्या पूछी तो 3 × 7 21 होगी सर। दूसरा नंबर 2 × 7 14 होगा। तीसरा नंबर 5 × 7 35 होगा। बीच वाली संख्या पूछी है तो 2 × 7 14 होगी सर। 14 मेरा आंसर, 2 × 7 14 होगी सर। दूसरा नंबर बताना है, दूसरी वाली संख्या कितनी है, तो वो 2x आएगी। तो 2 × x का मान 7 निकाल दिए तो 2 × 7 कितना आ जाएगा, 14 का आंसर। पहली संख्या पूछे तो 3 × 7 करेंगे और लास्ट वाली संख्या पूछे तो 5 × 7 यानी 35। तीनों नंबर अगर देखना चाहो तो 21 14 और 35 होंगे। 21 14 व 35 होंगे। इनके वर्गों का योग अगर करके चेक करना चाहे तो 1862 आएगा। इनके वर्गों का योग अगर चेक करना चाहे तो 1862 आएगा। बताओ 21 का वर्ग क्या होता है, 21 का वर्ग होता है सर 441। 14 का वर्ग 196। 35 का वर्ग 1225। इन सबको जोड़ के देखिए आप लोग। अगर ये 1862 आ रहा है तो सही है, नहीं तो गलत है आपका सवाल। 5 6 11 और 1 12 का 2, 1 हासिल कैरी हो रहा है। 9 और 1 10, 4 14 और 2 16 का 6, 1 हासिल फिर कैरी हो रहा है। 4 1 5 2 7 और 1 8, 1862 आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा है सर। इनके वर्गों का योग 1862 होना चाहिए था, सवाल की शर्त यही थी। तो बीच वाला नंबर जो होगा वो 14 आएगा। बीच वाली संख्या यानी दूसरे नंबर की बात कर रहे हैं। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक नया कंसेप्ट अब लोग सीखने जा रहे हैं। मिश्रण को लेकर जो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, इसमें 2 टाइप बच रहे हैं मैन, एक मिश्रण और एक आपका सिक्कों वाले कॉइन बेस्ड क्वेश्चंस। दोनों आज हम लोग सीख लेंगे। और भी कोई बेसिक सवाल होगा तो आज खत्म कर लेंगे इस टॉपिक को। बाकी टाइप वाइज ये टॉपिक करवाया गया बिल्कुल बेसिक से। इससे पहले 3 क्लासें हो चुकी हैं हमारी इस टॉपिक को लेकर। क्या देखिए आप लोग, एक 60 लीटर के मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 3:1 है। इस अनुपात को 2:1 बनाने के लिए इसमें कितना पानी और मिलाया जाएगा। इस अनुपात को 2:1 बनाने के लिए इसमें कितना पानी और मिलाया जाएगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो मिश्रण पे क्वेश्चन भी आता है
मिश्रण के क्वेश्चन परसेंटेज से भी बनते हैं, रेशियो से भी बनते हैं, और मिश्रण एक अलग से टॉपिक तो खैर है ही, वो आपके सिलेबस में मेंशन था नहीं। तो मिश्रण बेस्ड क्वेश्चन हम लोगों ने परसेंटेज में भी करे हैं, और अब हम लोग रेशियो में भी देख रहे हैं, क्योंकि ये रेशियो पे डिपेंड है, या किसी परसेंटेज की बात तो नहीं हो रही है। एक 60 लीटर का मिश्रण है जिसमें दूध व पानी का अनुपात 3:1 है। देखिएगा, पहले हम बिल्कुल बेसिक से समझेंगे इसको। मिश्रण है आपके पास 60 लीटर। इस 60 लीटर के मिश्रण में, 60 लीटर के मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 3:1 है। इस 60 लीटर के मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 3:1 है। इसको 2:1 बनाने के लिए इस मिश्रण को 2:1 बनाने के लिए इसमें कितना पानी और मिलाया जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। इसे 2:1 बनाने के लिए कितना पानी और मिलाया जाएगा, ये हमसे पूछा गया है। अभी अनुपात है 3:1, तो टोटल कितना हो रहा है? 3 + 1, 4 इकाई का मान 60 लीटर है। 4 इकाई का मान 60 लीटर है। 1 इकाई का मान 15 लीटर होगा सर। 1 इकाई का मान 15 लीटर होगा सर। तो इस प्रकार यहां पर दूध जो होगा वो 3 × 15 45 लीटर होगा, और पानी की जो मात्रा देखोगे वो 1 × 15 15 लीटर आएगी सर। दूध 45 लीटर है और पानी 15 लीटर है। टोटल देखोगे तो पूरा 60 लीटर हो जाएगा ये। अब इसने कहा इस अनुपात को 2:1 बनाने के लिए इसमें कितना पानी और मिलाया जाएगा। पानी मिलाने से दूध बढ़ता है क्या? इतनी तो समझ होनी चाहिए हमारे पास। पानी मिलाने से अगर दूध बढ़ता तो किसी क्लास की जरूरत ही नहीं है, ना कोई फॉर्म भरने की आवश्यकता है। पानी मिलाने से पानी तो बढ़ेगा और मिश्रण बढ़ता है सर, दूध नहीं बढ़ता है ना। दूध जो 45 लीटर है वो 45 ही रहेगा, चाहे कितना ही पानी भर दो आप इसमें, दूध की मात्रा यही रहेगी, समान रहेगी, 45 ही रहेगी, फिक्स रहेगी। एक इसमें कोई चेंज नहीं आएगा अगर आप पानी मिलाओगे तो। दूध कब बढ़ेगा? जब आप इसमें दूध मिलाओगे, तब दूध की मात्रा बढ़ेगी। तो आप इस तरह से कह सकते हैं, दूध लिख दिया मैंने ऊपर और नीचे लिख दिया पानी, मिल्क और वाटर। दूध 45 लीटर है, पानी 15 लीटर है, और पानी मिलाएंगे तो आप कह रहे हैं सर पानी की मात्रा तो बढ़ेगी, तो 15 + x। मिलाए गए पानी की मात्रा को मैंने x से लिख दिया। बराबर में इनका रेशियो आएगा 2:1। दूध व पानी का अनुपात होगा सर 2:1। इसे सरल कर लेंगे, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 2 × 15 30 + 2 × x 2x बराबर 45 × 1 45। ये 30 आगे जाके माइनस होगा, तो 2x बराबर 15 और x बराबर 15 का आधा कर दें, 7.5 लीटर पानी मिलाना होगा सर। 15 का आधा कितना होता है? 7.5 लीटर पानी मिलाना होगा सर। यही हमारा आंसर है 7.5। 7.5 लीटर पानी और मिलाया जाएगा इसमें। 7.5 लीटर पानी और मिलाया जाएगा इसमें। फिर से वापस देख लें आप लोग। 60 लीटर का मिश्रण है जिसमें दूध व पानी का अनुपात 3:1 है। अब इसने कहा इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाएगा कि नए मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 2:1 हो जाएगा। इतनी समझ है हमारे अंदर कि पानी मिलाने से मिश्रण बढ़ता है और पानी बढ़ता है, लेकिन दूध की मात्रा नहीं बढ़ती है। ना तो दूध की मात्रा बढ़ेगी, ना दूध की मात्रा कम होगी। और दूध मिलाने से दूध की मात्रा बढ़ेगी और मिश्रण बढ़ेगा, लेकिन पानी तो नहीं बढ़ेगा ना। तो बस इतनी समझ होनी चाहिए। बाकी सवाल मिश्रण के बहुत आसान होते हैं। तो शुरुआत के अंदर ये रेशियो दे रखा था आपको 3:1। ये दूध व पानी का अनुपात है। इसकी टोटल मात्रा 60 लीटर है,
तो मैंने कहा 4 इकाई बराबर 60 लीटर होगा, तो 1 इकाई बराबर 15 लीटर आएगा। 1 इकाई का मान 15 लीटर आ गया। इसका मतलब दूध की मात्रा है 15 गुणा 3 45 और पानी की मात्रा है 15 लीटर। हो गया 45 प्लस 15 60 हो गया ना टोटल। 45 प्लस 15 कितना हो गया? 60 हो गया सर। अब देखें आप लोग, पानी मिलाने का कहा तो आपने प्लस कर दिया x, बराबर में इनका रेशियो लिख दिया 2:1, 2:1। इसे सरल करा और आंसर आ गया 7.5 लीटर इसमें पानी मिलाना होगा। ये एक तरीका है करने का। इसके अलावा एक और बात समझिए आप लोग, एक और बेसिक बात मैं सिखाता हूं। ये देखना आप लोग, दूध व पानी का मिश्रण था 60 लीटर। 60 लीटर का मिश्रण था, दूध व पानी का अनुपात दे रखा था इसके अंदर। क्या रेशियो था दूध व पानी का? दूध व पानी का अनुपात कितना था बताओ? वो 3:1 था सर। 3:1 था। तो 3 और 1 तो 4 ही हुए ना। 3 + 1 कितना हुआ? 4 ही हुआ। तो 4 इकाई का मान 60 लीटर है। 4 इकाई का मान 60 लीटर है। 1 इकाई का मान 15 लीटर होगा। यहां तक तो आपने पहले ही किया है, यहां तक तो सेम वापस कर रहा हूं मैं। 15 लीटर होगा। तो 3 गुणा 15, 45 लीटर तो दूध है सर इसके अंदर, और 1 गुणा 15, 15 लीटर पानी है। 45 लीटर दूध है वह 15 लीटर पानी है। इतना तो कम से कम करना आना ही चाहिए आपको कि 60 लीटर के मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात अगर 3:1 है तो 3 और 1 तो टोटल 4 ही हो रहे हैं ना भाई। तो 4 इकाई का मान 60 लीटर, 1 इकाई का मान 15 लीटर। इस प्रकार दूध तो है 45 लीटर और पानी है आपके पास 15 लीटर। अब मिलाना क्या है? पानी। पानी मिलाने से आप जानते हैं कि दूध की मात्रा ना तो बढ़ेगी और ना दूध की मात्रा घटेगी। लेकिन ये कह रहा है कि पानी मिलाने के बाद जो नया अनुपात होगा वो 2:1 आना चाहिए। 2:1 आना चाहिए। तो इस 2 इकाई का मान 45 लीटर है तो 1 इकाई का मान 22.5 होगा ना। इस 2 का मान 45 है तो 1 का मान 22.5 होगा ना। तो इस 1 इकाई का मान 22.5 लीटर करने के लिए कितना पानी मिलाना पड़ेगा? 15 + 7.5 ही तो 22.5 होता है ना। तो मिलाए गए पानी की मात्रा सर 7.5 लीटर होगी। मिलाए गए पानी की मात्रा 7.5 लीटर होगी। नया जो मिश्रण का जो अनुपात बन रहा है वो 2:1 बन रहा है सर। पानी मिलाने से दूध की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पानी मिलाने से दूध की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूध की मात्रा में परिवर्तन नहीं होगा। दूध की मात्रा में परिवर्तन नहीं होगा। तो आप कहेंगे कि इस 2 यूनिट का मान, इस 2 इकाई का मान 45 लीटर है तो इस 1 इकाई का मान, दूध देखा है आप लोगों ने, इस 1 इकाई का मान 22.5 लीटर होगा। 22.5 लीटर होगा। तो ये जो 1 यूनिट है ये 22.5 के बराबर होगी। 22.5 लीटर पानी होना चाहिए उसमें। तो पहले तो पानी 15 लीटर ही था, अब पानी की मात्रा 22.5 हो चुकी है। तो कितना पानी मिलाया है आपने? ये कितना पानी मिलाया है? 7.5 लीटर सर। मिलाया गया पानी 7.5 लीटर होगा सर। मिलाया गया पानी 7.5 लीटर होगा सर। हाँ सर, 7.5 लीटर होगा सर। 7.5 लीटर होगा। 7.5 मेरा आंसर है। 7.5 लीटर। या फिर आप इस तरह से भी देख सकते हो, एक बार और देखना, मिश्रण का अगर एक सवाल अगर समझ लिया, एक सवाल भी, तो किसी सवाल में दिक्कत नहीं आएगी, किसी भी सवाल में दिक्कत नहीं आएगी। एक बार फिर से वापस देखना। अब बताओ एक बार मुझे, पहले अनुपात कितना था? दूध व पानी का अनुपात पहले क्या था? पहले अनुपात 3:1 था सर। अब क्या अनुपात है?
अब आपको 2:1 दे रखा है। पहले ये अनुपात था और अब ये अनुपात है। मिलाया क्या है? केवल पानी। पानी मिलाने से दूध की मात्रा ना तो बढ़नी चाहिए और ना घटनी चाहिए। पानी मिलाने से दूध की मात्रा ना तो बढ़नी चाहिए और ना ही घटनी चाहिए। दूध की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए था। तो आप देखो यहां ऐसा भी कह सकते हो, पानी मिलाने से दूध की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए था। तो देखो अभी तो परिवर्तन हो रहा है ना, 45 से ये 2 हो रहा है, कम हो रहा है ना। इसको 45 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 22.5 से गुणा करना पड़ेगा। इस 2 का मान 45 बनाने के लिए, बराबर करने के लिए इसे किससे गुणा करना पड़ेगा? 22.5 से गुणा करना पड़ेगा। तो 2 गुणा 22.5 ये 45 हो जाएगा, और 1 गुणा 22.5 ये 22.5 हो जाएगा। तो पानी की मात्रा अब 22.5 लीटर हो चुकी है। तो 15 से 22.5 हो गई। तो कितना पानी मिलाया आपने? 7.5 लीटर। ये 22.5 कहां से आया सर? अरे भाई, पानी मिलाने से दूध की मात्रा ना तो बढ़नी चाहिए थी ना घटनी चाहिए थी। इस 2 को वापस 45 बनाना है तो किससे गुणा कराऊंगा? 22.5 से। बाकी यहां समझाया भी है कि 2 इकाई का मान 45 है तो 1 इकाई का मान 22.5 होगा। 1 इकाई का मान 22.5 होगा। इधर क्या देख रहे थे? यहां भी चीजें वही होंगी, थोड़ा सा डिजाइन का फर्क होगा। यहां पर दूध की मात्रा 3 है और यहां पर दूध की मात्रा 2 है, जो कम हो रही है। कम नहीं होनी चाहिए थी ना, दूध में तो परिवर्तन ही नहीं होना चाहिए था ना, क्योंकि आप पानी मिला रहे हैं, केवल पानी में चेंज आना चाहिए था। तो इसको बराबर करने के लिए इस वाले अनुपात को 2 से गुणा कर दो और इस वाले अनुपात को 3 से गुणा कर दो। आपस में उल्टा गुणा कर लिया है। तो 2 गुणा 3 6 और 2 गुणा 1 2। दूध पहले 6 था, पानी 2 था। अब दूध 3 गुणा 2 6 है और पानी 3 है। देखो दूध की मात्रा वही है ना, सेम। पहले भी 6 थी और अब भी 6 ही है। दूध की मात्रा में परिवर्तन नहीं होने दिया, और नहीं होना चाहिए था। केवल पानी की मात्रा में चेंज आना चाहिए था। तो शुरुआत में टोटल मिश्रण 60 लीटर था। कितना था? 60 लीटर। तो इस 6 + 2 8 इकाई का मान 60 लीटर होगा। 1 इकाई का मान 7.5 लीटर होगा। तो कितना पानी बढ़ा? 1 इकाई। और इस 1 इकाई का मान कितना होगा? 7.5 लीटर। यही मेरा आंसर है। भाई दूध और पानी की टोटल मात्रा कितनी हो रही है? 8 हो रही है, लेकिन थी कितनी? 8 यूनिट जो है वो 60 लीटर के बराबर है। 8 इकाई का मान 60 लीटर है। तो 1 इकाई का मान 60 में 8 का भाग कितनी बार जाएगा? वही सर 7.5 बार जाएगा। तो मिलाए गए पानी की जो मात्रा होगी वो 1 इकाई तो पानी मिलाया है आपने, तो इस 1 इकाई का मान 7.5 लीटर आ गया सर, 7.5। और यही आपका आंसर होगा। मिलाया गया पानी 7.5 लीटर। मिलाया गया पानी 7.5 होगा सर, 7.5 लीटर होगा। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, ये बेसिक तरीका है बिल्कुल, इसमें तो शायद कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद मैंने यहां क्या सिखाया, ये मात्रा है दूध और पानी की, 45 लीटर और 15 लीटर। इस मिश्रण में मैंने कहा कितना ही पानी भर दो आप लोग, दूध की मात्रा 45 अगर है तो 45 ही रहेगी। जबकि सवाल कह रहा है कि नया अनुपात ये होना चाहिए 2:1, 2:1। तो इस 2 का मान 45 बनाने के लिए मैंने किससे गुणा कर दिया? 22.5 से। तो अगर ये 22.5 से गुणा हुआ है तो ये भी किससे गुणा होगा? 22.5 से। ये 22.5 से गुणा तो ये भी 22.5 से गुणा। तो पानी कितना हो गया? आप 22.5 लीटर। पहले कितना था? 15 लीटर। कितना बढ़ गया? 7.5 लीटर। एक बात ये सिखाइए। तीसरी बात ये सिखाइए, पानी मिलाने से दूध की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए था। तो दूध की मात्रा को बराबर करने के लिए, दूध की मात्रा को बराबर करने के लिए, दूध की मात्रा बराबर यानी वही रखने के लिए ऊपर वाले को 2 से गुणा कराए, नीचे वाले को 3 से गुणा कराए। कहां से आए 2 और 3? तो ये जो अनुपात थे इनको आपस में उल्टा गुणा करा लिया। इससे पहले भी दूध 6 रह गया, अब भी दूध कितना हो गया? 6 हो गया। पहले टोटल मिश्रण आपके सवाल में दे रखा है 60 लीटर था, यहां पर तो 8 ही हो रहा है ना। 8 इकाई का मान अगर 60 है तो 1 इकाई का मान 7.5 होगा सर। तो पानी कितना इकाई बढ़ा है? 1 इकाई। तो
तो 1 इकाई का मान 7.5। अगर पानी 2 इकाई बढ़ता तो 15 लीटर। बता देंगे जो पूछेगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और देखेंगे अभी क्वेश्चन। एक सवाल से हो सकता है पूरी बातें समझ में नहीं आई हो, कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत आपको नहीं है। अगला सवाल देखिए, 35 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। एक सवाल भी मिश्रण का समझ में आ जाए ना, कहीं समस्या नहीं आएगी आपको। 35 लीटर के एक मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 5:2 है। मिश्रण कितना लीटर का है? 35 लीटर का। मिश्रण आपके पास 35 लीटर का है, जिसमें दूध व पानी का अनुपात 5:2 है। 5:2 है। यदि इसमें 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात क्या होगा? इस 35 लीटर के मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 5:2 है। इस बार तो ये पहले ही कह रहा है कि 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए। पिछले सवाल में तो पूछ रहा था वो, इसमें पहले ही बता रखा है, तो ये तो और भी आसान सवाल हो गया। 5 + 2 आप कहें कि 7 इकाई का मान 35 लीटर है। इस 7 इकाई का मान 35 लीटर है, तो 1 इकाई किसके बराबर होगी? 5 लीटर के। 7 × 5 = 35 होता है। 1 इकाई का मान 35/7 यानी 5 लीटर होगा सर। 5 लीटर होगा। तो इसका मतलब दूध कितना है? 5 × 5 = 25 लीटर। 25 लीटर दूध है। तो फिर पानी कितना है? 2 × 5 = 10 लीटर पानी है। हो गया पूरा 35। 25 + 10 35 होता है। 25 लीटर दूध, 15 लीटर पानी, हो गया पूरा 35। अब बोला 5 लीटर दूध और डाल दो, तो 5 लीटर का दूध मिलाओगे आप इसमें, 25 + 5 ये कितना हो जाएगा? 30 लीटर। ये 30 लीटर हो जाएगा, जबकि पानी की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि ये तो 10 ही था, 10 ही रहेगा, क्योंकि आपने दूध मिलाया है। तो इनका रेशियो क्या बनेगा सर? इनका अनुपात। अनुपातों में समान राशियां कट जाती हैं। ये 0 से 0 काट दो, रेशियो आएगा सर इनका 3:1, 3:1। इनका अनुपात क्या बना? 3:1। यही आपका आंसर है। आप लोग साथ में करिए, जितना तरीका हो सकता है करिए, जिस तरीके से आपको आता है उससे करिए, और अच्छा लगता है तो आप लोग इससे समझिए। 3:1, 3:1। 3:1 मेरा आंसर होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला सवाल देखो, या एक और क्वेश्चन कराता हूं मैं मिश्रण से, और देखो आप लोग क्वेश्चन मिश्रण का आता है। क्वेश्चन ध्यान रखना, मिश्रण से क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से, ये पक्की बात है। मिश्रण से क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से। ये करिए आप लोग, आया हुआ क्वेश्चन है। ये एक मिश्र धातु का मिश्रण है। एक मिश्र धातु का मिश्रण है जिसमें जस्ता, तांबा और सीसा, जस्ता, तांबा और सीसा 2:3:1 के अनुपात में है। थैंक यू अनु भैया। एक मिश्र धातु का मिश्रण है जिसमें जस्ता, तांबा और सीसा 2:3:1 के अनुपात में है। दूसरी मिश्र धातु में जस्ता, तांबा और सीसा 5:4:3 के अनुपात में है। इन दोनों मिश्र धातुओं को समान मात्रा में मिलाकर एक तीसरी मिश्र धातु बनाई जाती है, तो इसमें नया सीसा, तांबा और जस्ते का अनुपात क्या होगा? ट्राई करेंगे, एक बार आप लोग करने की कोशिश करिएगा।
लोग, दो तरह की मिश्र धातुएं हैं जिसमें जस्ता, तांबा और सीसा। एक पहली मिश्र धातु है और एक दूसरी मिश्र धातु है। इसमें आपको जस्ता, तांबा और सीसा, जिंक, कॉपर और लीड, जिंक, जस्ता, कॉपर यानी तांबा और सीसा यानी लीड। जस्ता, तांबा और सीसा 2:3:1 के अनुपात में है। पहली धातु ये। दूसरी धातु के अंदर जस्ता, तांबा और सीसा वो 5:4:3 के अनुपात में है। इन दोनों मिश्र धातुओं को समान मात्रा में मिलाया जाता है, बराबर मात्रा में मिलाना है। तो अभी ये मात्रा देखो 6 हो रही है और यहां पर जो मात्रा है वो 12 हो रही है। 5, 4, 9 और 3 12, जबकि ये तो 6 ही लीटर है। लीटर या किलोग्राम जो भी कहें आप लोग, ये 6 है और यहां पर टोटल मात्रा 12 इकाई है। यहां पर कुल मात्रा इन धातु की 12 इकाई है। तो ये समान मात्रा नहीं है सर अभी तो। इस तरह से यहाँ पे दूध और पानी के भी 2 बर्तन हो सकते हैं, 3 बर्तन हो सकते हैं, तीनों को एक साथ मिलाया जा सकता है, लेकिन ये कहता है कि समान मात्रा में मिलाना है। तो इनकी मात्राएं बराबर करनी होती हैं आपको। अभी इनकी मात्रा बराबर नहीं है। ये तो टोटल 6 ही हो रहा है और ये टोटल कितना हो रहा है? 12 हो रहा है। इसकी कुल मात्रा 12 हो रही है, इसकी कुल मात्रा 6 हो रही है। बराबर करने के लिए 6 को दुगना कर दो, 6 × 2 12 होता है। बराबर करने के लिए, मात्रा को बराबर करने के लिए इस वाले भाग को, इस वाली धातु को क्या कर दो? डबल कर दो। 6 का दुगना 12 होता है। ये तो पहले से ही 12 है, तो इसको 1 से गुणा करो चाहे ना करो, क्या फर्क पड़ेगा? बराबर करने के लिए, मात्रा को बराबर करने के लिए यहां पर 2 से गुणा हुआ है। सर क्यों बराबर कर रहे हो? क्योंकि क्वेश्चन में शर्त यह रखी गई है कि दोनों मिश्र धातुओं को समान मात्रा में मिलाना है। इन दोनों की जो टोटल क्वांटिटी होगी वो सेम होनी चाहिए। तो इसको 2 से गुणा करोगे तो जिंक हो जाएगा 4, जस्ता, कॉपर जो है वो हो जाएगा 3 का दुगना 6 और जो सीसा है वो हो जाएगा 2। अब इनको देखो टोटल 12 हो गया और ये तो पहले से ही 12 था, तो यहां तो कुछ करना ही नहीं है। 1 से गुणा कराओगे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं, वो आएगा 5, 4, 3, 5, 4, 3। देखो ये भी पूरा 12 हो चुका है और ये भी 12 हो चुका है। अब इन दोनों को एक साथ मिला दो, एक तीसरी धातु तैयार कर दो। इस तीसरी धातु में जिंक, कॉपर और लीड, जस्ता, तांबा और सीसा। तो 4 यहां पर है जस्ता और 5 यहां पर है। 4 + 5 कितना हो जाएगा? टोटल 9। तांबा, तांबा देखो 6 यहां पर है और 4 यहां पर है। 6 + 4 कितना हो जाएगा? 10। सीसा देखो 2 यहां है और 3 यहां है। 2 + 3 कितना हो जाएगा? 5। ये अनुपात होगा इसका जस्ता, तांबा और सीसा, जिंक, कॉपर और लीड का। जस्ता, तांबा व सीसा 9:10:5। ये आंसर नहीं आया है पर देखो इस ऑप्शन में लिखा है 9:10:5। पेपर के दिन जल्दबाजी में ये आंसर टिक भी कर देते हैं हम लोग, लेकिन ये गलत आंसर है इसका, क्योंकि लास्ट में जाके इसने अनुपात उल्टा पूछा है। इसने कहा कि तीसरी मिश्र धातु में सीसा, तांबा और जस्ता, सीसा, तांबा और जस्ते का अनुपात क्या होगा? तो पहले सीसा बताएंगे। 5, 10 और 9। आंसर सही होगा ऑप्शन सी। सीसा, तांबा, जस्ता, यूं पूछा है उसने अनुपात, सीसा, तांबा और जस्ता, 5, 10 और 9। हो जाती है गलती जब हम लोग तैयारी करने के बाद पेपर देने जा रहे हो, तो दिमाग के ऊपर प्रेशर होता है और उसी कारण हम लोग जल्दबाजी में चीज गलत कर देते हैं। इसीलिए आप लोगों के मॉक पेपर हम लोग वेडनेसडे के दिन से शुरू करेंगे और उन मॉक पेपर के अंदर आप लोग देखोगे कि आपकी मैथ्स जो आप लोगों ने इतने दिन में तैयार करी है वो चमक जाएगी, हीरे की तरह चमक जाएगी। और वो निखार आता है प्रैक्टिस से और रिवीजन से। एक बार जब हम लोग साथ में करते हैं तो हमें लगता है कि हमें सीख रहे हैं, हमें आ गई सारी बातें, लेकिन जब तक आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं करी होती उसके ऊपर, उसका रिवीजन नहीं करा होता, तब तक वो रिजल्ट पेपर में नहीं देख पाते हो आप लोग। इसीलिए वेडनेसडे के दिन तक हम लोग कंप्लीट मैथ्स खत्म कर चुके होंगे और आगे 15 से 16 मॉक पेपर आपको रेगुलर करवाए जाएंगे। डेली एक मॉक पेपर हम लोग करने वाले हैं, जिसमें 25 क्वेश्चंस करेंगे रोज
25 सवाल करेंगे, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग के 45 सवाल आते हैं, तो मैं ये मानकर चल रहा हूं कि 20 से 25 सवाल मैथ्स के आएंगे और यही 20 से 25 सवाल रीजनिंग के आएंगे। हो सकता है मैथ्स के 20 आ जाएं, रीजनिंग के 25 आ जाएं, ऐसा भी संभव है कि मैथ्स के 25 सवाल आ जाएं और रीजनिंग के 20 आ जाएं। संभावना कुछ भी बन सकती है, बाकी एग्जैक्ट संभावना का रिजल्ट तो पेपर के बाद पता चलेगा, लेकिन 45 क्वेश्चन अगर डिसाइड किए गए हैं तो कम से कम आधे आधे भी करें तो 22.5 और 22.5 तो क्वेश्चन, आधा तो बनता नहीं है ना कि ऑप्शन नहीं 2 क्वेश्चन बना दो ऐसा। तो हम 25 क्वेश्चन का मॉक पेपर रोज रखेंगे और वेडनेसडे के दिन से हम लोग ये मॉक पेपर शुरू कर देंगे। तो जितना हो सकता हो, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके मॉक पेपर रेगुलर मैं करवाऊंगा, ठीक है, मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि आपको मैथ्स पूरी मैं सिखाऊंगा, बिल्कुल फ्री रहेगी, यूट्यूब पर रहेगी और रही भी है। सारा का सारा मैथ्स आपको कंप्लीट यूट्यूब पर ही करवाया गया है और बिल्कुल फ्री कराया गया है। किसी कोर्स को लेकर किसी दिन आपसे नहीं कहा गया कि आप ये कोर्स परचेज करेंगे तो आप लोग पटवारी बनेंगे। अब आप लोगों से एक ये मोरल ये रहेगा कि आप लोग जो मॉक पेपर का सेशन हम लोग शुरू कर रहे हैं वो हर उस बच्चे तक पहुंचना चाहिए जो पटवारी का एग्जाम दे रहा हो। इतना सपोर्ट आप लोगों से चाहिएगा, बस यही आपकी फीस मानिएगा, यही आपकी गुरु दक्षिणा मानिएगा। अगर आप दे सकते हैं तो बस यही आपसे गुरु दक्षिणा में रहेगा। 9, 10, 5। चलिए और देखें आप लोग, ऐसा क्वेश्चन मैं एक और बताता हूं आपको। नहीं, और तो नहीं है उसके ऊपर। अब हम सिक्कों के क्वेश्चन करते हैं पहले। चाहो तो एक एज का क्वेश्चन छोटा सा रेशियो में लिखा हुआ है, ये भी कर लो आप लोग पहले। आयु से भी क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना है यहाँ पे। आयु, एज और साझेदारी, पार्टनरशिप, दोनों से क्वेश्चन बेसिक सवाल आएगा, पर घबराना मत, उसके लिए बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। पार्टनरशिप का क्वेश्चन भी बन सकता है, एज से भी कोई बेसिक सवाल आ सकता है। आयु के बारे में अगर आप लोग खुद के बारे में समझ रखते हो कि तुम्हारी 4 साल बाद एज कितना हो जाएगी, 2 साल पहले कितना थी, कितना वृद्धि हो गई, आज के 10 साल बाद कितना बढ़ जाएगी, आज से 10 साल पहले कितना थी, इतना सा अगर समझ है तो आयु के हर सवाल को कर सकते हो आप लोग। ये 2 लोग हैं, ए और बी, इन दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। वर्तमान का मतलब आज का। 7 वर्ष बाद ये अनुपात 6:7 हो जाएगा। ये 2 लोग हैं, ए और बी, इन दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात, प्रेजेंट एज, वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। इन दोनों की 7 वर्ष बाद, 7 ईयर्स आफ्टर 7 ईयर्स, 7 साल बाद ये अनुपात 6:7 हो जाएगा, 6:7 हो जाएगा। अब तुम खुद पे सोचो कि तुम्हारी जो आज उम्र है और एक जो 7 साल बाद उम्र होगी, इसमें कितना वृद्धि हो रही है? 7 वर्ष की हो रही है सर। अगर हम इस धरती के सामान्य इंसान है या कोई जानवर भी हो ना इस धरती का, उसकी उम्र भी 7 साल बाद 7 वर्ष बढ़ जाएगी, अगर वो ऊपर नहीं गया हो तो। और जो आया है वो एक दिन ऊपर तो खैर जाना ही जाना है, लेकिन अभी हम लोग इसे भेज नहीं रहे। 7 वर्ष बाद इनकी उम्र में 7 साल की वृद्धि होगी सर। या अनुपात में देखो आप कितना वृद्धि हो रही है, ये 5 से बढ़ के 6 का हो रहा है, इसकी उम्र 1 वर्ष बढ़ रही है, ये 6 से बढ़ के 7 हो रहा है। दोनों की उम्र में बराबर वृद्धि हो रही है, 1 इकाई की। अगर दोनों में बराबर वृद्धि हुई तो इसका मतलब ये आसान क्वेश्चन है। जब आयु के अनुपात में बराबर वृद्धि हो तो इसका मतलब ये आसान क्वेश्चन है। जब आयु के अनुपात में बराबर वृद्धि हो, अनुपात में बराबर वृद्धि हो या बराबर कमी हो, लेकिन बराबर हो रही हो, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि वृद्धि कितना हो रही है? 1 इकाई। 1 इकाई आयु के अंदर वृद्धि हो रही है, 1 वर्ष की वृद्धि हो रही है। लेकिन सामान्य इंसान होने के नाते इनकी उम्र कितना बढ़नी चाहिए थी? 7 वर्ष बढ़नी चाहिए थी सर। 1 इकाई का मान 7 आ गया, 7 आ गया सर। अब कईयों को ये पता ही नहीं 7 वर्ष कैसे बढ़ेगी। अरे तुम्हारी खुद की आज उम्र कितनी है? 18 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल।
जो भी इनमें से कोई एक होगी, 21 होगी, कोई भी तो होगी ना, उम्र तो है आप लोगों की आज, तभी आप फॉर्म भर पा रहे हैं। तो आज से 7 साल बाद तुम्हारी उम्र में कितना वृद्धि होगी? 7 वर्ष की होगी। तो ये दोनों भी तो सामान्य इंसान ही है, इनकी उम्र में भी 7 वर्ष की वृद्धि होगी सर। तो आपसे पूछ रहे ए की वर्तमान आयु कितना है, तो 5 गुणा 7 कर दीजिए, 35 वर्ष। सर ए की जो वर्तमान आयु होगी वो 35 साल होगी सर। ए की वर्तमान आयु, देखो कितना आसान सवाल है ये एज का। 5 गुणा 7, ये 7 कहां से आया ये समझ में आ जाए तो सब कुछ समझ में आ गया, 35 वर्ष। बी की पूछे तो 6 गुणा 7, 42 वर्ष। 7 साल बाद पूछे तो ये 42 का हो जाएगा और ये 49 का हो जाएगा। तो प्रेजेंट एज ऑफ ए 35 ईयर। ए की वर्तमान उम्र 35 साल होगी सर। अब टेंशन मत लेना, ये टॉपिक आयु का और एक टॉपिक साझेदारी का, ये भी मैं करवा दूंगा, सब कुछ करवा देंगे आपके लिए, पार्टनरशिप। बस आप लोगों को प्यार और सहयोग हमारे साथ बना रहे। सहयोग में ये चाहिए कि एक नई शुरुआत करी है आप लोगों के साथ, और पटवारी से ही टारगेट बनाया है इस एग्जाम को लेकर ही। पहला एग्जाम, पहला टारगेट यही रखा है और यहीं से शुरुआत करिए। और बहुत कम समय में आपको पूरी मैथ्स बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक हर टॉपिक कराया गया है। अब इसमें सहयोग आपका ये चाहिए कि आपको मैक्सिमम टाइम तक शेयर करना चाहिए था हर सेशन को, लेकिन क्या सोचा है आप लोगों ने? कुछ लोग कर भी रहे हैं, कुछ लोग रिव्यू भी देते हैं, लेकिन सबके पास रेस्पॉन्स की खैर कोई उम्मीद नहीं कर सकती, कर ही नहीं सकते आप लोग। सारे के सारे तो भगवान से भी खुश नहीं है, सबके सब तो कहीं से भी खुश नहीं हो सकते। तो बात खैर खुश राजी करने की नहीं थी, आप लोगों को कंटेंट दिया गया है बस, बिना किसी डायलॉग बाजी के, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने के नाम पर जो मेहनत कराई जा सकती थी वो करवाई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। अब लोग सिक्कों वाले जो क्वेश्चन इसके अंदर बनते हैं वो सीखते हैं हम लोग, कॉइन बेस्ड क्वेश्चन, सिक्कों के क्वेश्चन आप लोग करेंगे। अब कॉइन बेस्ड क्वेश्चन जो बनते हैं यहां पर वो सीखेंगे हम। ये देखिएगा, किसी बक्से में 180 रुपए रखे हैं, किसी बक्से में 180 रुपए रखे हुए हैं। कितने रुपए? 180 रुपये हैं सर। ये बहुत आसान सवाल होते हैं सिक्कों के और नोट के, इतनी समझ तो हर इंसान को बन जाती है। 18-20 साल हो गए धरती पर आए हुए। सिक्के क्या है, नोट क्या है, सिक्कों की संख्या क्या होती है, सिक्कों का प्राइस क्या होता है, वैल्यू क्या होती है, मान क्या होता है। लेकिन ये जो छोटे सिक्के हैं ना, गलतियां यहां करते हैं क्योंकि ये हम बंद हो गए ना, मार्केट में चलते नहीं है। 1 रुपए के सिक्के में किसी से कोई गलती नहीं होगी, गलतियां वहां हो रही हैं जो सिक्के बंद हो गए हैं। 50 पैसा, 20 पैसा, 10 पैसा, 5 पैसा, इस तरह के सिक्के अगर पेपर में आ रहे हैं, क्वेश्चंस में अगर कहीं लिखे हैं, तो संभावना बन रही कि गलत करेंगे हम लोग। लेकिन अगर बड़े सिक्के आ जाए 2 रुपए का, 1 रुपए का, 5 रुपए का, तो वहां बहुत कम संभावना है कि गलत करेगा कोई, लेकिन वहां भी गलत करते हैं। इसीलिए पिछले 20 सालों से चल रहे होंगे ये क्वेश्चन, और अभी तो और आगे तक आएंगे। किसी बक्से में टोटल 180 रुपए रखे हुए हैं, जो 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में रखे हुए हैं। तो इस बक्से में ये रखे ही रहेंगे, कौन उठाता है आजकल? 1 रुपए में आता ही क्या है, और ये तो सिक्के ही बंद हो गए, इनका करोगे क्या ले जाके? इसलिए आजकल ये सिक्के घर पे जो एक छोटा बच्चा होता है उसके काम आते हैं, उसके नजर उतारने के लिए, उसके कोई नजर ना लगा दे इसलिए गले में इस माला डाल देते हैं सिक्कों की बना के, 25 पैसे, 10 पैसे, ताकि उसे कोई तोड़ेगा भी नहीं, ताकि कोई दिक्कत भी नहीं होगी बच्चे को और नजर से बचा रहेगा। तो आजकल ये सिक्के वहां काम आते हैं। तो इस बक्से में रख सकते हैं, इस बक्से को कोई नहीं ले जाएगा, क्योंकि वैसे इसमें 1 रुपए वाला सिक्का जरूर कोई काम आ सकता है, और वो भी क्या आता है आजकल 1 रुपए में? कुछ नहीं आता है। तो 3 तरह के सिक्के हैं, 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के। और आने वाले टाइम में 1 रुपया भी बंद हो जाएगा, फिर 10 रुपए का सिक्का चलेगा, 5 रुपए का सिक्का चलेगा। जैसे जैसे नोट बढ़ते जाएंगे, लोगों के पास पैसा बढ़ता जाएगा, तो ये चीज चेंज होती रहेगी। ये बंद क्यों हो गए 20 पैसे, 50 पैसे? क्योंकि आज कोई वैल्यू नहीं है इनकी। आता क्या 1 रुपए में भी कुछ नहीं आ रहा, तो ये बंद होने पे ही है।
ये सिक्के रखे हैं जिनका अनुपात, सिक्कों का अनुपात है ये 2, 3 और 5 है। तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या हमसे पूछ रहा है कितना होगी। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हमसे पूछी है कितना होगी। तो टोटल 180 रुपया है बक्से के अंदर, 180 रुपया है, वैल्यू है ये सिक्कों की, ये सिक्कों का प्राइस है। और 3 तरह के सिक्के हैं, 1 रुपया, 50 पैसा और तीसरा सिक्का कौन सा है, 25 पैसा। 25 पैसा, ये 3 तरह के सिक्के हैं, ये 3 तरह के सिक्के हैं। सिक्कों का मान, सिक्के जो है नंबर ऑफ कॉइन्स, सिक्कों की संख्या दे रखी है आपको, सिक्कों की संख्या दी हुई है, नंबर ऑफ कॉइन्स दिए गए हैं, नंबर ऑफ कॉइन दिया हुआ है, कॉइन्स की संख्या दे रखी है जो किस अनुपात में है, 2 अनुपात 3 अनुपात 5 के अनुपात में है। इन सिक्कों की संख्या 2, 3 और 5 के अनुपात में है। हम क्या करेंगे, इन सिक्कों से सबसे पहले इन सिक्कों का प्राइस देखना पड़ेगा। ये जब भी सवाल अच्छा बनाएगा हमेशा उल्टा देगा। टोटल जो बक्से में बताया है वो सिक्के नहीं बता रखे, उन सिक्कों का प्राइस बता रखा है, वैल्यू बता रखी है, उसका मान बता रखा है। 180 रुपया है ये, जबकि ये तो सिक्कों की संख्या है। अगर ये 180 सिक्के होते तो सिक्कों का सबसे आसान सवाल होता। फिर तो मैं क्या कहता, 2, 3, 5 और 5 10, 10 इकाई का मान 180 है, 1 इकाई का मान 18, तो सिक्कों की संख्या 18 2 36, 18 3 54, 18 5 90। लेकिन ये कब होती, जब ये 180 रुपया ना होकर के सिक्के होते तो लेकिन ये जब भी अच्छा सवाल बनाएगा हमेशा उल्टा देता है। तो इन सिक्कों की संख्या से इन सिक्कों की प्राइस हमें बनानी आनी चाहिए, और आती है। बस वो जल्दबाजी में सवाल को पढ़ते ही नहीं, गलत वो कर रहे हैं सवाल को जो क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं है, बस डायरेक्ट करना शुरू कर देते हैं अंधाधुन, बोले ऐसे करते आए, ऐसे सीख के आए। तभी ये क्वेश्चन पिछले 20-25 साल, जब से मैंने देखा है कि कंपटीशन के पेपर शुरू हुए हैं, उस दिन से लगातार चल रहे हैं। ये सिक्के ही बंद हो गए, बाकी क्वेश्चन बंद नहीं हुआ है। इन सिक्कों का मूल्य देखेंगे, इनका प्राइस देखेंगे, इनकी वैल्यू देखेंगे। प्राइस ऑफ कॉइन, प्राइस या इंग्लिश में लिखेगा इनकी वैल्यू, वैल्यू का मतलब भी यही है इनका मूल्य। ये नंबर ऑफ कॉइन्स है, सिक्कों की संख्या है। अब बताओ, 1 रुपए के अगर कोई आपसे 2 सिक्के देता है 1 रुपए वाले, तो इसका मतलब आपके पास मूल्य कितना बना, 2 रुपए। 1 रुपए वाले अगर 2 सिक्के मैं देता हूं तो आपके पास कुल कितना रुपया है सर, 2 रुपया है। इसमें क्या दिमाग पे जोर आ गया क्या? अगर 1 रुपए वाले कोई 5 सिक्के दे, इसका मतलब आपके पास 5 रुपया है। तो इसीलिए 1 रुपए का सिक्का बहुत आसान है, जितने सिक्के होंगे उतना ही मूल्य होगा, और जितना मूल्य होगा उतने ही सिक्के होंगे। 1 रुपए में तो दिमाग पर कोई खर्चा नहीं आएगा। 50 पैसा है ये, दूसरा सिक्का किस तरह का है ये, 50 पैसे वाला। 50 पैसे के अगर मैं आपको 3 सिक्के दे दूं, 50 पैसे वाले 3 सिक्के, तो 50 पैसा, 100 पैसा और 150 पैसा। 150 पैसे का मतलब 1.5 रुपया बनेगा सर, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसा होता है। ये हम सब जानते हैं सर कि 1 रुपया किसके बराबर होता है, 100 पैसे के बराबर होता है। तो 150 पैसे का मतलब सर 1.5 रुपया बनेगा। कोई कहता है कि 50 पैसे को लिखो 1/2, 1/3 को 1/2 को 3 से गुणा कराओ, 1.5 रुपया। अरे कर लो, आप क्या करोगे, ऐसा करके भी चीजें वही आनी है। 50 पैसे के 3 सिक्कों से सर 1.5 रुपया बनेगा, ये आ गया 1.5 रुपया। 25 पैसे वाले 5 सिक्के हैं, तो 25 गुणा 5 125 पैसा। 125 पैसे का मतलब हो गया सर 1 रुपया और 25 पैसा। 25 पैसा, 50 पैसा, 75 पैसा, 100 पैसा और 125 पैसा। क्योंकि हर एक सिक्का कितने पैसे का है, 25 पैसे का। 25 पैसा और 25 50 पैसा, और फिर 25 75 पैसा, 100 पैसा और 125 पैसा। 125 पैसे का मतलब हो गया 1 रुपया और 25 पैसा। 1 रुपया और 25 पैसा। बस इसको जोड़ेंगे, ये इन सिक्कों का मूल्य आ गया।
और ये सिक्कों का मूल्य 180 रुपए होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था? 180 बनना चाहिए था। तो कितना हो गया ये मूल्य? जोड़ो आप लोग एक बार इसको। 2 और 1 3 और 1 4 रुपए तो सीधे बन रहे हैं 4.5। 4.5 और 25 4 रुपए 75 पैसे बन रहे हैं सर। 4 रुपए और 75 पैसे बन रहे हैं। 4.75 इकाई का मान 180 रुपए है सर। 4.75 जो है वो 180 के बराबर है सर। एक इकाई का मान कितना होगा? एक इकाई का मान होगा सर 180 बटे 4.5 4.75 सॉरी। ये 4.75 कहां से आ गया? 2 1 3 और 1 4 रुपए तो सीधे बन रहे हैं। 50 पैसा और 25 पैसा कितना हुआ? 75 पैसा। इसको सरल कर लो, एक इकाई का मान आ जाएगा यहां से। ये पॉइंट अगर आपको परेशान कर रहा है तो इसको हटा लो, ऊपर 100 लगा दो, 9 से काट दो। 9 2 18 20 बार कट जाएगा। 9 से इसको काट दो, 9 5 45 बच गया 2। सॉरी 9 से कटेगा ही नहीं तो 5 से काट दो तो फिर ये 100 था ना, या 25 से काट दो। चलो 25 से काटते हैं। 25 4 100 4 बार कटेगा। 25 से इसको काट दो। 25 1 25 25 2 50 एक बार ये कटेगा। 25 1 25 12 बच गए। 25 5 125 15 बार कट गया। 12 ही तो बचेंगे। 25 1 25 और 25 2 50 होता है कि तो 47 ही है। 12 नहीं 22 बच गए। कितने बच गए? 22 और 25 90 225। कहाँ गड़बड़ हो गई? 4.75 सही लिखा है, 180 सही लिखा है और गुणा 100 भी सही किया है। तो गड़बड़ कहाँ कर रहे हो भाई? 25 से काट रहे हैं क्या? 25 1 25 ठीक है। 47 में से 25 घटाया है क्या? हाँ 2 और 2 22 बचेगा। 25 90 225 19 बार कट रहा है तो। सही है बिल्कुल। कहाँ गड़बड़ हो रही है? किसी बक्से में 180 रुपए थे जो 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के रूप में थे। 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा, इन सिक्कों का अनुपात 2:3 अनुपात। यहाँ गड़बड़ है। ये 4 ही थे सर। देखो यहाँ शुरुआत में गलती कर दी। जिनका अनुपात 2:3 था, यहाँ पर कितना था? 4 था। ये देखो ध्यान से, मैंने यहाँ 5 लिख दिया था। ये 4 ही सिक्के हैं। 4 ही सिक्के हैं तो इसका मतलब सर 1 ही रुपया बनेगा। ये 25 चौके 100 होते हैं। 4 सिक्कों से कितना बनेगा? 1 रुपया बनेगा सर। 1 रुपया। तो टोटल कितना हो गया? 2 1 3 और 1 4.5 ही रुपए हो गए टोटल। तो 4.5 इकाई का मान 180 है। 4.5 इकाई का मान 180 रुपए है। 1 इकाई का मान 180 बटे 4.5 हो जाएगा। 180 बटे 4.5 हो जाएगा सर। इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो आ जाएगी। हटा लो इसको। 0 से 0 काट देंगे। 45 से काट दो इसको, 4 बार कटेगा। 45 4 180 4 गुणा 10 40। 1 इकाई का मान 40 आ जाएगा। अब जो पूछा गया उसको 40 से गुणा कर दो, वही आपका आंसर है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी गई है। बताओ सिक्कों की संख्या ऊपर वाली लाइन में कि नीचे वाली लाइन में? सिक्कों की संख्या सर ऊपर वाली लाइन में। 50 पैसे वाले बताने हैं तो 40 गुणा 3 120 आंसर आ जाएगा सर। यही आपका आंसर। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 120 आ जाएगी सर। 40 गुणा 3 50 पैसे के सिक्के। चालीस गुणा 3 120 आ जाएगा। 1 रुपए वाले पूछे तो 40 गुणा 2 80 और 25 पैसे के पूछे तो 40 गुणा 4 160 आ जाएगा। एक बार फिर से वापस देखिए, सवाल बहुत आसान है। सिक्कों का कोई भी सवाल गलत नहीं होगा अगर आप लोग ध्यान से पढ़ लोगे तो उसको। एक और बात भी समझेंगे, अगर आप में से कुछ लोग उस तरह से करते आ रहे हैं तो वो भी सीख लेना आप। दोनों बता दूंगा मैं।
बाकी कुछ ज़्यादा विशेष बात है नहीं, ये सिक्कों की संख्या का अनुपात था और इन सिक्कों की संख्या से आप लोगों ने सिक्कों का प्राइस बनाया, मूल्य बनाया। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन सिक्कों का प्राइस क्यों बनाया, क्योंकि टोटल जो बक्से में बताया गया है वो 180 रुपया प्राइस है वो इनका। तो 1 रुपये के 2 सिक्कों से तो 2 रुपया बना, 50 पैसे वाले 3 सिक्कों से सर 1.5 रुपया बनता है, और 25 पैसे के 4 सिक्कों से सर 1 रुपया बनता है। 25 पैसा, 50 पैसा, 75 पैसा और 100 पैसे का मतलब 1 रुपया। ठीक, फिर भी आप में से कुछ बच्चे इस तरह से करते आए हैं। वो क्या करते हैं बताता हूं मैं, एक बार एक और खाली पेपर ले लेते हैं। देखो आप एक बार फिर से देखिएगा, 3 तरह के सिक्के थे और टोटल 180 रुपए थे। ये कोई बक्सा है, इस बक्से के अंदर 180 रुपए भरे हुए जो 3 तरह के सिक्कों से हैं, 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसा। ये 3 तरह के सिक्के हैं। इन सिक्कों का अनुपात नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो दे रखा है। सिक्के जो हैं ये कॉइन्स दे रखे हैं, वो 2, 3 और 4 के अनुपात में 2:3:4 है। और इनका प्राइस हमें देखना पड़ेगा। सर प्राइस क्यों देखना पड़ेगा? इनकी वैल्यू या इनका मान हमें देखना पड़ेगा। इनका प्राइस या वैल्यू यही कहलाता है मूल्य। क्यों देखना पड़ेगा? पहली बात तो दिमाग में सर ये पूछो आप लोग, इनका मूल्य क्यों देख रहे हो आप? क्योंकि टोटल जो बक्से में है वो प्राइस है इनका। अब देखिए एक बात, एक जो रुपया होता है ना, 1 रुपया, वो 100 पैसे के बराबर होता है। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो इस 50 पैसे को चाहो तो आप लोग आधा रुपया लिख सकते हो, 1/2। 50 पैसे को क्या लिख सकते हैं? 1/2, आधा रुपया। और इस 25 पैसे को क्या लिखोगे? 1/4, 1/4 रुपया। 25/100 करोगे ना तो 1/4 आ जाएगा। भाई हम जानते हैं कि 100 पैसा जो है हम ये जानते हैं कि जो 100 पैसा है ना, 100 पैसा वो 1 रुपए के बराबर है। 100 पैसा 1 रुपए के बराबर है। तो 50 पैसा किसके बराबर होगा? 50 पैसे के लिए क्या करोगे इसको? अगर 1 पैसा देखोगे तो 1/100, 50 पैसा देखोगे तो 50/100, 1 पैसा देखोगे तो क्या होगा? 1/100, 50 पैसा देखोगे तो क्या होगा? 50/100, 50 पैसा 50/100 यानी आधा रुपया। कितना होगा? आधा रुपया, 1/2। 25 पैसा देखोगे इस तरह से तो 25 पैसे को रुपया बनाने के लिए क्या लिखोगे? 25/100। रुपया बनाने के लिए कहने का मतलब 100 से भाग देते हैं, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो पैसों से रुपया बनाने के लिए 25/100 लिख दो, 1/4, 1/4। तो कुछ लोग इसको 1/2 और 1/4 लिख के भी करते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इस तरह से कर लो चाहे आप। अब देखो इनका प्राइस बनाते हैं। 1 रुपए के 2 सिक्के हैं तो 1 × 2, मूल्य भी 2 ही बनेगा। 50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो 1/2 × 3 यानी 3/2, 3/2 का मतलब 1.5 ही तो आएगा। 1/2 को 3 से गुणा कराओगे तो यानी 3/2 हो जाएगा, 5 आएगा। 4 में 4 का भाग दोगे तो 1 आ जाएगा, ये मूल्य 1 हो गया। 4/4 कितना हो गया? 1 हो गया। बस तो 2 और 1 3 और 1 1.5, 4.5 रुपए हो गए सर। ये 4.5 इकाई का मान 180 है। 4.5 इकाई का मान 180 है। सिक्कों का सवाल गलत तभी होता है जब हम लोग सही से पढ़ते नहीं है उस क्वेश्चन को। 1 इकाई का मान 40 आ जाएगा, 180/4.5, 180/4.5। पॉइंट को हटाया तो ऊपर 100 आ गया, 0 से 0 काट दिया, 45 से काट दिया 4 बार, 4 × 10 40। 1 इकाई का मान 40, जो पूछा गया उसको 40 से गुणा कर दिया, 40 दिया 120, मेरा आंसर। 40 × 2 80, 40 × 4 160, जो पूछेगा वही आंसर है। सिक्कों का सवाल और करते हैं आप लोग।
गलत आप तभी करते हो जब आप लोग ध्यान से पढ़ते नहीं हो उसको। ये देखो आप लोग, 225 रुपए की धनराशि है जो 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के रूप में है। सेम सवाल है, वहां 180 रुपए थे और यहाँ 225 रुपए हैं। यदि सिक्कों की संख्या 8, 5 और 3 के अनुपात में है तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या बतानी है। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या बतानी है। टोटल राशि 225 रुपए। और करना, पेन मत चलाना, एक बार ध्यान देना इधर आप लोग, फिर आप लोग करना खुद से। एक बार आप लोग इधर देखो, या फिर पहले एक बार खुद से करके देखो। नहीं हो रहा तब आप ध्यान से समझना कि क्या गलती कर रहे हैं। 3 तरह के सिक्के हैं, 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसा। 1 रुपया, 50 पैसा, ये 50 पैसा, और तीसरा है सर 25 पैसा। ये 3 तरह के सिक्के हैं, 1 रुपया, 50 पैसा व 25 पैसा। इन सिक्कों की संख्या 8, 5 और 3 के अनुपात में है। ये सिक्कों की संख्या, ये जो नंबर ऑफ कॉइन्स हैं, ये सिक्के जो हैं, ये कॉइन्स जो हैं वो 8, ये 5 है और ये 3 के अनुपात में, 8, 5 और 3। इन सिक्कों का प्राइस बनाना पड़ेगा क्या? बताओ बताओ, मूल्य बनाओगे कि नहीं बनाओगे? इनका प्राइस बनाना होगा सर। क्यों बनाना होगा? क्योंकि हमें टोटल जो दिया गया थैले के अंदर वो टोटल प्राइस दे रखा है, 225 रुपया है वो। मैंने कहा 1 रुपए वाला सिक्का बहुत आसान है। 1 रुपए के अगर मैं आपको 8 सिक्के देता हूं तो इसका मतलब आपके पास कितने रुपए हो गए? 8 रुपए हो गए सर। इनको समझना है बस, छोटे वाले सिक्के जो बंद हो गए। 50 पैसे के 5 सिक्के हैं। कितने? 5 सिक्के। 50 पैसा, 100 पैसा, 150 पैसा, 200 पैसा और 250 पैसा। 250 पैसे का मतलब सर 2.5 रुपए हो गए। 50 पैसे के 5 सिक्कों का मतलब सर 2.5 रुपए हो गए। बाकी आप इस तरह से करो, 5 सिक्के हैं और 50 पैसे के हैं। 50 पैसे के सिक्के का मतलब होता है आधा रुपया। 50 का आधा भी 2.5, 5 का आधा भी 2.5 होता है। 5 का आधा भी कितना होगा? 2.5। तो यहाँ मूल्य बनेगा 2.5 रुपए। 5 रुपए का 5 सिक्कों से कितना मूल्य बना? 2.5 रुपए। ये 1/2 कहाँ से लाए? इस 50 पैसे का मतलब होता है सर आधा रुपया। ये किसके बराबर होता है? आधे रुपए के। पैसों को कन्वर्ट करना हो रुपयों में तो 100 पैसा जो होता है वो 1 रुपए के बराबर होता है। अगर आपके पास 50 पैसा, इसको आधा करोगे तो ये भी आधा हो जाएगा। 1 पैसा जो है वो 1/100 रुपए के बराबर होता है। 100 का भाग देते हैं पैसे से रुपया बनाने के लिए। पैसे से रुपया बनाने के लिए किसका भाग देते हैं? 100 का। तो 50 पैसा है, इसको रुपया बनाने के लिए 100 का भाग दो। 50/100 का मतलब आधा रुपया। आधा लिखना है तो आधा लिख लो। चाहिए आधे को 5 से गुणा कराओगे तो इनका मूल्य आ जाएगा। सिक्कों की संख्या से एक सिक्के के प्राइस का मल्टीप्लाई करने से टोटल मूल्य आ जाएगा उनका। सिक्कों से कुल मूल्य 5 सिक्कों से 2.5 रुपया बनेगा। 25 पैसे वाले 3 सिक्के हैं। तो वैसे तो बहुत सीधी सी बात होती है, कोई बहुत बड़ी गहरी बात याद रखने की नहीं है सर। 25 पैसा, 50 पैसा और 75 पैसा बहुत बेसिक बात है। क्योंकि हम सब 18-20 साल हो गए धरती पर आए हुए, इतनी समझ तो है हमारे अंदर, क्योंकि हम इंसान हैं और सिक्के और पैसे इंसान के ही काम आते हैं। लोमड़ी तो बताएगी नहीं इनका आंसर। तो सिक्के हैं, नोट हैं, इनका बेसिक, मैंने कहा ना, गलती ये सवाल में हर कोई इंसान कर सकता है, लेकिन गलती तब होती है जब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ नहीं पा रहे। जब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ नहीं पा रहे हैं कि कौन सा अनुपात सिक्कों का है और क्या पूछा गया है। मैंने कहा हर वो इंसान इस सवाल को सही कर सकता है जिसको क्वेश्चन पढ़ना आ रहा है। गलत होगा ही नहीं कभी, आना ही बंद हो जाएगा उसके बाद ये। लेकिन ये इसीलिए आ रहा है सवाल पेपर में कि आधी जनता तो पढ़ती ही नहीं है, उसे कोई मतलब नहीं है सिक्के विक्के से। उसे जिस तरह से ज्वाइनिंग लेना है, बस कैसे भी ज्वाइनिंग आ जाए और फॉर्म भर दे, वो कोई मतलब नहीं है। दूर दूर तक सिक्के और नोट काम ही नहीं आ रहे हैं उसके।
और जबकि चाहता है वो नोट कमाना। हाँ सर, अगर नोट वाला सवाल होता ना तो मैं कर लेता। तो सिक्के गिन पाओगे तभी तो नोट आएंगे। तो 5 का आधा भी 2.5 होता है। 25 पैसे का अगर आप रुपया बनाओगे तो 25 पैसे को रुपया बनाने के लिए 100 का भाग दे दो। 1/4 रुपया बनता है। 25 पैसे का मतलब होता है 1/4 रुपया। तो 3 में 4 का भाग दोगे 3/4 आ जाएगा। 3/4 का मतलब 75 पैसा। 0.75 0.75। 75 पैसे को कैसे लिखोगे? 0.75 3/4। कुल कितना हो गया? 8 और 2 10, 10.5 रुपए। और 50 पैसा इससे ले लेंगे 11 रुपए और 25 पैसे। टोटल हो गया सर 11 रुपए 25 पैसे। तो 11.25 इकाई का मान 11.25 इकाई का मान 225 रुपए है। 225 रुपया है। एक इकाई का मान क्या होगा? एक इकाई का मान 225 में भाग दे देंगे किसका? 11.25 का। 11.25 का। इस पॉइंट को हटाओगे तो ऊपर 2 जीरो आ जाएंगे, 100 आ जाएगा। 25 से काट दो सर इसको। 25 से ये 9 बार कट जाएगा। 25 9 225। 25 से इसको काट दो। 25 4 100 और 25 5 125। 45 बार कट गया। 9 से फिर काट दो इसको। 9 5 45। 5 बार कट गया। 5 से फिर काट दो इसको। 20 बार कटे। एक इकाई का मान 20 आ गया सर। जो पूछा गया उसको 20 से गुणा करिए, वही आपका आंसर है। एक यूनिट जो है वो 20 के बराबर है। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। तो 20 गुणा 8 160 आएगा सर। सिक्कों ऊपर वाली लाइन में, मूल्य नीचे की लाइन में। 20 गुणा 8 160, 20 गुणा 500, 20 गुणा 3 60। तो 160 मेरा आंसर। 20 गुणा 8। 1 रुपए के सिक्के 160 आएंगे सर। 1 रुपए के सिक्के 20 गुणा 8 160 सिक्के आएंगे सर। 20 गुणा 5 50 पैसे वाले 100 आएंगे और 25 पैसे वाले 20 गुणा 3 60 होंगे। जो पूछा गया है वही आपका आंसर। और करिए आप लोग। अभी एक और सवाल कराता हूं इसी तरह का। सेम इसी तरह का एक और क्वेश्चन बताओ। गिरा। किसी थैले में 90 रुपए। इस बार 90 रुपए की राशि है। इस बार 90 रुपए की राशि है। पिछले सवाल में 225 रुपए की राशि थी। इस सवाल में 90 रुपए की राशि है। और इसमें जो सिक्के दे रखे हैं 50 पैसा, 25 पैसा और इस बार तो 10 पैसे वाला सिक्का भी है। ये था कि तुम्हारे टाइम पर कभी बचपन में 10 पैसे का सिक्का? तो नहीं था, मेरे टाइम भी नहीं। 10 पैसे का सिक्का कोई बात नहीं था या नहीं था, ये तो पूछेगा नहीं ना एग्जामिनर कि आपके समय में बचपन के टाइम पर कौन से सिक्के चला करते थे। अगर ये सवाल आ जाए तो बहुत आसान सवाल है ना। तो वो पूछता है जो कम से कम लोग आंसर दें। उस सवाल को नहीं पूछा जाता जो सारी जनता आंसर दे दे। किसी थैले में 90 रुपए की राशि है जो 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में है। यदि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात, बस इसको ध्यान से पढ़िए, रेशियो किसका दे रखा है? अनुपात सिक्कों का दे रखा है। सिक्कों का अनुपात 3, 2 और 5 के अनुपात में है। अभी जितने भी सवाल करें सब में अनुपात सिक्कों का दिया हुआ है। टोटल थैले में मूल्य बता रखा है। लेकिन इसमें सवाल ऐसा भी आता है जब टोटल बताएगा सिक्कों की संख्या, अनुपात देगा सिक्कों के मूल्य का। तो वो भी करना सीखेंगे। पहले इस सवाल को एक बार और बताइए, आप लोग खुद से ट्राई करिए। पहले टाइम दे दो एक बार, आज का टाइम इस टॉपिक को दे दो, उसके बाद तो कहीं दिक्कत है ही नहीं। तो समय देने से जब पहली बार सीख रहे हो ना, टाइम देना पड़ता है। जब सीख जाएं उसके बाद आप जल्दबाजी कर सकते हैं। ₹90 की राशि है टोटल। 90 रुपए की राशि है टोटल।
जो किस तरह से बनाई गई है, ये बनी है सर 50 पैसा, 25 पैसा व 10 पैसे के सिक्कों से। ये 3 तरह के सिक्के हैं सर, 50 पैसा, 25 पैसा, 10 पैसा। इन सिक्कों से बनी है सर। सिक्कों का अनुपात दे रखा है, कॉइन का रेशियो दे रखा है। सिक्के हैं, कॉइन है, दो, 3 और 5 के अनुपात में है सर। 2 अनुपात 3 अनुपात 5 के अनुपात में। इन सिक्कों से इनका प्राइस, इनका मूल्य बनाएंगे सर। क्यों बनाओगे, पहले तो इस सवाल का जवाब दे दो। इनका प्राइस क्यों बनाओगे? इनका प्राइस इसलिए बनाएंगे सर, टोटल जो है वो 90 रुपए है। 50 पैसे का जो मूल्य होता है वो आधा रुपया होता है। रुपयों में पूछे तो कोई कितना बनेगा, 50 पैसे का जो सिक्का होता है वो आधे रुपये के बराबर होता है। 2 सिक्कों से 1 रुपया बनेगा सर। 50 पैसे वाले अगर 2 सिक्के दूं तो 50 पैसा और 50 पैसा मतलब 100 पैसे का मतलब 1 रुपया। 50 पैसे वाले 2 सिक्कों से 1 रुपया बनेगा सर। 50 पैसे का मतलब यही होता है 1/2 रुपया, आधा रुपया। और इस आधे को जब टोटल 2 सिक्कों से गुणा कराओगे तो इन 2 सिक्कों से कितना बन जाएगा, 1 रुपया। अब ये देखिए 25 पैसे का मतलब क्या होता है। 25 पैसे को रुपया बनाए तो 25/100 यानी 1/4 रुपया। 1/4 रुपया। तो 3 सिक्के दे दिए तो कितने रुपए बनेंगे, 3/4 रुपया। 3/4 का मतलब 75 पैसा। नहीं तो इस तरह देखो, 25 पैसा, 50 पैसा और 75 पैसा। 25 पैसे वाले 3 सिक्कों से कितना बना, 25 पैसा, 50 पैसा और 75 पैसा। 3/4 का मतलब भी वही होता है 75 पैसा। 10 पैसे वाले 5 सिक्के हैं। 10 पैसे को अगर रुपया बनाए तो 10/100 यानी 1/10। 1/10 रुपया यानी 1 रुपया बनाने के लिए 10 सिक्के चाहिए होते हैं। तो 10 पैसे वाले अगर 5 सिक्के दूं तो 10 पैसा, 20 पैसा, 30 पैसा, 40 पैसा और 50 पैसा। 50 पैसा बनेगा सर। तो इसको लिख दो 50 पैसा। जोड़ दो इन सबको, कितना हो गया, 1 रुपया, 1.5 रुपया, 50 पैसा इसमें से ले लो 2 रुपया और 25 पैसा। 2 रुपये और 25 पैसा, 2.25। जोड़ा है इन सबको, 1, 75 पैसा और 50 पैसा। इसे तो जोड़ोगे आप लोग। यहां पर कुछ था ही नहीं तो पॉइंट लगा दो, 0 0 लगा दो चाहो तो। 5 और 5 10। सही लिखा है क्या, 50 पैसा था, ये 25 पैसा नहीं था, 75 पैसा और ये 50 पैसा है। तो यह जाएगा 5, 7 और 5 12 और एक हासिल 2, 2.25 यानी 2 रुपए और 25 पैसे। 2 रुपए और 25 पैसे। तो 2.25 इकाई हो गया। 2.25 इकाई का मान 90 रुपए है। 2.25 इकाई का मान इस बार 90 रुपए है। इस 1 इकाई का मान क्या होगा, 90 में भाग देंगे सर 2.25 का, 2.25 का। ये पॉइंट आपको परेशान करेगा तो इसको हटा देंगे, 100 लगा देंगे ऊपर। 25 से काट देंगे सर इसको 4 बार, 25 चौके 100 और 25 9 225। 9 से फिर काट देंगे 10 बार, 9 10 90। 10 गुणा 4 40। 1 इकाई का मान 40 आ जाएगा। जो पूछेगा उसको 40 से गुणा करेंगे, वही मेरा आंसर आ जाएगा। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी है, 40 गुणा 3 120 आंसर है। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 120 होगी सर। 25 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के सिक्के कितने होंगे, 40 गुणा 3, 40 गुणा 3 120 होंगे सर। यही आंसर है। 25 पैसे के सिक्के कितने होंगे, 120 होंगे सर। 50 पैसे के पूछे तो 40 गुणा 2 80 होंगे। 10 पैसे के पूछे 40 गुणा 5 200 होंगे। जो पूछेगा वही आंसर निकाल देंगे।
तो 120 एक ठीक आंसर है। तो ये थे सिक्कों के वो सवाल जहां पर आप लोगों को टोटल तो सिक्कों का मूल्य दिया गया होता है और अनुपात में सिक्कों की संख्या दे रखी होती है। आए तो इसी तरह के सवाल है, लेकिन उल्टा भी आ सकता है। टोटल देगा आपको सिक्कों की संख्या और अनुपात देगा सिक्कों के मूल्य का। तो एक सवाल हम लोग वैसा भी देख लेते हैं। या फिर एक सवाल ये भी देख लो पहले। एक लैंग्वेज के फॉर्म में क्वेश्चन लिखा हुआ है। एक थैली में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं। एक थैला है आपके पास, इसमें 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है सर। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दुगना है तथा 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से 4 गुना है, चौगुनी है। तो इन सिक्कों का कुल मूल्य अगर 56 रुपए बनता हो, टोटल यहाँ पर मूल्य दे रखा है, प्राइस दे रखा है 56 रुपए, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना होगी, हमसे पूछा गया है। अभी तक जो क्वेश्चंस कर रहे थे आप लोग, वहां आपको रेशियो दिया हुआ था और यहाँ पर आपके पास लैंग्वेज के रूप में क्वेश्चन है जहाँ रेशियो आपको खुद को बनाना पड़ेगा। कोई बात नहीं सर, हमें क्वेश्चन पढ़ना आता है और सिक्कों की हमें बेसिक जानकारियां हैं, क्योंकि बचपन में हम लोगों ने काम लिया है। 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा, ये 3 तरह के सिक्के हैं इस बार। अब देखो क्या कहा था इसने, यहां से पढ़िए एक बार वापस से। ये ठीक है, 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से 2 दुगुना है तथा 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या से 4 गुना है। 50 पैसे वाले जो सिक्के हैं इनकी संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से तो दुगना है, इनसे तो दुगनी है, तथा 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या से क्या है, 4 गुनी है। 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से तो दुगना है तथा 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से 4 गुना है। तो आप लोग इसको सेटिस्फाई करते हुए कोई भी सिक्के मान सकते हैं अपनी मर्जी से। नंबर ऑफ कॉइन्स, सिक्के। तो मैंने कहा 1 रुपए का मेरे पास एक सिक्का है, कुछ भी मान सकते हो तुम और किसी को भी मान सकते हो। गुणा करना और भाग देना आपको आना चाहिए। अगर ये एक सिक्का है तो 50 पैसे वाले बताओ कितने होंगे, 4 होंगे सर, 4 गुना है इसका। अगर ये 4 है तो 25 पैसे वाले 8 थोड़ी ना होंगे। आधी जनता तो इसको 8 बता देगी। अरे भी 4 8 का दुगना थोड़ी होता है। 4 किसका दुगना होता है, 2 का दुगना होता है। सर ये 2 सिक्के होने चाहिए, ताकि इसका दुगना करूंगा तो 4 आ जाएगा और इस एक का 4 गुना करूंगा तब भी 4 आ जाएगा। बाकी आप किसी से भी शुरू कर सकते हो, किसी को भी मान सकते हो। 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या से 4 गुना बताई गई है तथा 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या से दुगना बताई गई है। तो 4 किसका दुगना होता है, 2 का। तो मैंने कहा अगर 25 पैसे वाले 2 सिक्के हैं तो 50 पैसे वाले 4 है और 1 रुपए वाला 1 है। इन सिक्कों से इनका प्राइस देख लो, मूल्य। सर ये समझ में कम आया है, कहां से लाए हो आप? मैंने कहा तुम कुछ भी मान लो, कुछ भी लिख लो, किसी को भी मान लो। मैंने कहा सर मैंने ये मान लिया, एक सिक्का है मेरे पास 50 पैसे वाला, एक सिक्का है, तो एक जो है वो 25 पैसे के सिक्कों का दुगना है। तो अगर ये दुगना करने पे आता है तो ये आधा करने पर आएगा। भाई अगर ये संख्या गुणा करने पे आई है तो इससे वापस यहां जाओगे तो भाग देने पर आएगी। आधे का दुगना अगर 1 होता है तो 1 में 2 का भाग दोगे तो आधा आ जाएगा। अब ये जो सिक्का है 1 रुपए वाला, सॉरी 50 पैसे वाला, वो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से 4 गुना है। अगर ये नंबर 4 गुना करने पे आता है तो वापस इधर जाओ तो 4 का भाग दे दो। 4 का क्या कर दो, भाग दे दो 1/4। इसको सीधी सी भाषा में इस तरह समझो। मैंने कहा ये 2 संख्या, एक 5 है और दूसरा इसका दुगना है। 5 का दुगना 10 है सर। अगर ये 5 है और ये 10 है तो 10 से ये 5 कैसे आएगा, 2 का भाग दे दो। अगर ये नंबर गुणा से आता है तो ये नंबर किससे आएगा, वापस भाग दे दो। अगर कोई संख्या मैंने कहा 4 है और 4 का ये 3 गुना 12 है, अगर ये 3 गुना करने पे आता है
तो 12 से 4 कैसे आएगा, 3 से भाग दे दो। बस ये दो जानकारी आपको कन्वर्ट करनी आनी चाहिए और कुछ भी नहीं है इस सवाल में। तो मैंने कहा अगर ये 1 है तो ये 4 है, यहां तक तो कोई समस्या है नहीं सर। अब भाई ये जो 4 आया है वो इस नंबर का दुगना करने पर आया है, इस वाले नंबर का दुगना करने पे। तो यहां से वापस कैसे जाओगे, 4 में 2 का भाग दे दो। तो ये 2 सिक्के होंगे सर, ये 2 सिक्के होंगे। तो कुछ छोटी सी बेसिक बात है वैसे, पर कई बात समझ में कमी आती, कई बच्चों के समझ बैठता ही नहीं है कि क्या कर दिया दुगना, क्या कर दिया 4 गुना। वैसे आसान चीज है, ये इसका 4 गुना है, तो अगर यहां से ये निकालोगे तो 4 का भाग दे दो। ये 4 जो है वो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का दुगना है, तो 4 से अगर 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या निकाले तो इसका आधा कर दो। तो इनका रेशियो तो यही बनेगा, चाहे इनको कुछ भी मान लो, कैसे भी कर लो, इनका रेशियो क्या बनेगा, यही बनेगा 1, 4 और 2। सिक्कों का अनुपात यही आएगा, चाहे कुछ भी मान लो, चाहे 100 सिक्के ही मान के कर लो, आप 100 मान के भी कर लो, 100 मान लो सर, चलो आओ 100 मान लेते हैं, किसको, किसी को भी मान लो। अगर ये 100 सिक्के हैं तो ये 200 सिक्के होंगे क्योंकि दुगना है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या से दुगना है। यहां तक तो जोर नहीं आया। अब ये जो सिक्के हैं 50 पैसे वाले, 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या से 4 गुना है, तो ये 4 गुना करने पे आए तो वापस 4 से भाग देने पे आएगा। 200 में 4 का भाग दोगे तो 50। अब भी अनुपात यही बनेगा, ये 50 है, ये 200 है, और ये 0 तो काट दो सबका, फिर 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 चौके 20 और 5 दूआ 10। देखो अनुपात तो यही बना, 1, 4, 2, 1, 4, 2, कुछ भी मान लो चाहे भाई। सर इसको 100 क्यों माना, इसको मान के बताओ। अरे वाह, ये 100 है, ये 100 है, तो ये 4 गुना होगा 400। देखो यहां तक फिर जोर नहीं आया क्योंकि इसका 4 गुना था। ये पहली लाइन को पढ़ो, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दुगना है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या से दुगना है। ये जो 400 आया है ये 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का दुगना करने पर आया है। तो 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कैसे आएगी, 2 का भाग देने पर आएगी, ये 200 आएगा। अनुपात अब भी वही आएगा। अब देखो 0 काट दो दोनों, ये रहा 1, 4, 2, 1, 4, 2। उम्मीद है अब तो समझ में आ गई होगी बात आपको। तो ये सिक्के हो गए खत्म। अब इन सिक्कों से मूल्य बनाना पड़ेगा सर। 1 रुपए का 1 सिक्का है तो मूल्य भी सर 1 ही बनेगा, इसका प्राइस 1 बनेगा। 50 पैसे वाले 4 सिक्कों से सर 2 रुपया बनेगा। 50 पैसे वाले 4 सिक्कों से 50 पैसा, 100 पैसा, 150 पैसा, 200 पैसा। 200 पैसे का मतलब 2 रुपया, या 50 पैसे का मतलब होता है सर आधा रुपया, तो 4 का आधा करेंगे तो भी क्या होगा, 2 रुपया। 25 पैसे वाले 2 सिक्कों से सर 50 पैसा बनेगा, 50 पैसा बनेगा। 25 पैसे के 2 सिक्के हैं, 50, 25 पैसा और 25 पैसा, 50 पैसा। जोड़ो इनको, 2 और 1, 3, 3.5 रुपए। इस 3.5 इकाई का मान 56 रुपए होना चाहिए। 56 कहां से आया सर, ये सवाल में दे रखा है। इस 3.5 इकाई का मान 56 होना चाहिए। 1 इकाई का मान बता दो कितना आएगा, 56 बटे 3.5। 1 इकाई का मान 56 बटे 3.5। इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो आ जाएंगे, 100 आ जाएगा। इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो आ जाएंगे। 1 जीरो इससे काट दो, 5 से काट लो, या 7 से काट लो। 7 5 35, 7 8 56। 5 से फिर काट दो, 5 से 2 बार, 8 का दुगना 16। 1 इकाई का मान 16 आ गया सर। अब जो पूछा गया उसको 16 से गुणा कर दो, जो पूछा गया उसको 16 से गुणा कर दो। 16 एकम 16, 16 4 64, 16 2 32। ये हर तरह के सिक्के आ गए। 50 पैसे वाले पूछे सर, 16 गुणा 4 64, 64 मेरा आंसर। 50 पैसे के सिक्के 64 होंगे। 50 पैसे के सिक्के 64 होंगे, 16 गुणा 4। ये 64 सिक्के होंगे, ये 32 होंगे और ये 16 सिक्के होंगे। ये सिक्कों की संख्या आ गई। सारे ऑप्शन दे रखे हैं 64, 32 और 16। ये 50 पैसे के सिक्के आए,
ये 50 पैसे के सिक्के हैं, ये 1 रुपए के सिक्के हैं, और ये 25 पैसे के सिक्के हैं। हर तरह के सिक्कों की संख्या आ गई। चलिए एक और लास्ट बात, अब की बार हम लोग सिक्कों के मूल्य से सिक्कों की संख्या निकालना सीखते हैं। एक और क्वेश्चन आप देखिएगा, आया तो इसी तरह पे है क्वेश्चन, लेकिन हो सकता है क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाए। उससे पहले एक और सवाल मैं आपको करने के लिए देता हूं। इस सवाल का जवाब ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। कई सवाल करा दिए इस तरह के मैंने, इसका जवाब आप लोगों को देना है अगर आप समझ पाए हो तो। एक थैले में 216 रुपए है, 216 रुपया, जो 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के जो हैं वो 2, 3 और 4 के अनुपात में है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है। इस सवाल का जवाब आप लोग सब कमेंट सेशन में देंगे। जब भी सेशन खत्म हो जाएगा तो आप इसका जवाब जरूर देंगे। अब हम जो एक बात समझ रहे हैं लास्ट, ये रही, यहां पर केवल रेशियो की बात करनी है, अनुपात बताना है। एक थैला है जिसमें 50 पैसे, 25 पैसे व 20 पैसे के सिक्कों के मूल्यों का अनुपात। इस बार जो अनुपात है वो सिक्कों के प्राइस का रेशियो है, मूल्यों का अनुपात है। सिक्कों के प्राइस का रेशियो दे रखा है, मूल्यों का अनुपात। यहां पर देखो क्या दे रखा है, द रेशियो ऑफ द वैल्यूज। वैल्यू या प्राइस दोनों एक ही बात है। सिक्कों के मूल्यों का अनुपात 6:5:3 है। तो सिक्कों की संख्या का अनुपात पूछ रहा है। 3 तरह के सिक्के हैं सर, 50 पैसा, 50 पैसा, 25 पैसा, और तीसरा सिक्का है सर 20 पैसा। ये 3 तरह के सिक्के हैं। ये इन सिक्कों का प्राइस है, मूल्य है। इस बार जो अनुपात दे रखा है वो सिक्कों के प्राइस का है, 6, 5 और 3। 6:5:3। ये इनके प्राइस का रेशियो है, ये इनके मूल्यों का अनुपात है। 6:5:3 ये इनका प्राइस का रेशियो है। तो इस प्राइस के अनुपात से हमें इनके सिक्कों की संख्या का अनुपात बताना है, नंबर ऑफ कॉइन्स बताने हैं। नंबर ऑफ कॉइन्स बताने हैं। 50 पैसे के सिक्कों से 6 रुपया बनाया गया है। 50 पैसे वाले सिक्कों से 6 रुपया बनाया गया है। तो सिक्कों की संख्या कितनी होनी चाहिए सर? सिक्कों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 50 पैसे के 2 सिक्कों से 1 रुपया बनता है, तो 4 सिक्कों से 2 रुपया, 6 सिक्कों से 3 रुपया, ऐसे ही बनेगा। तो 50 पैसे के सिक्कों से जो मूल्य बना रखा है वो 6 रुपये बना रखे। 1 रुपया बनाने के लिए 2 सिक्के, तो 6 बनाने के लिए सर 12 सिक्के चाहिए। 6 रुपये बनाने के लिए सर 12 सिक्के चाहिए। 50 पैसे का मतलब होता है आधा रुपया। 50 पैसे का मतलब कितना होता है? आधा रुपया, 1/2। 1 सिक्के से आधा रुपया बनता है। 50 पैसे वाला एक सिक्का जो होता है ना, 50 पैसे का एक सिक्का, वो 50 पैसे का एक सिक्का यानी 50 पैसा। 50 पैसे को रुपया बनाओगे तो 50/100 यानी 1/2, आधा रुपया। 50 पैसे का एक सिक्का किसके बराबर होता है? आधे रुपये के बराबर। तो आधे रुपये में अगर एक सिक्का आता है तो 1 रुपये में कितने आएंगे? 2 सिक्के। 50 पैसे का सिक्कों से अगर 1 रुपया बनाना है तो 2 सिक्के चाहिए होते हैं। तो 6 बनाने के लिए कितने सिक्के चाहिए? 12 सिक्के। 6 बनाने के लिए 12 सिक्के चाहिए। तो सिक्कों की संख्या कैसे निकालते हैं? सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या कैसे निकालोगे? तो एक सिक्के जो है,
एक सिक्के का जो मूल्य है, तो यहाँ पर सिक्कों की संख्या बतानी है ना आपको, तो ये तो प्राइस है इनका, ये इनका मूल्य है। 6 रुपए बनाए गए 50 पैसे वाले सिक्कों से, 50 पैसे वाले सिक्कों से 6 रुपए बनाए गए। मैंने कहा 50 पैसे के सिक्कों से 1 रुपया बनाने के लिए 2 सिक्के चाहिए होते हैं। 1 रुपया बनाने के लिए 50 पैसे के सिक्कों से, देखो अब साफ साफ दिख रहा है, इस 2 को इधर भेज दो, 2 सिक्कों से 50 पैसे के 2 सिक्के क्या बनाते हैं, 1 रुपया बनाते हैं। 2 सिक्के 1 रुपया बनाते हैं, तो 6 रुपया बनाने के लिए सिक्कों की संख्या 12 होगी। 50 पैसे के सिक्कों से 6 रुपया बनाने के लिए सिक्कों की संख्या 12 होगी। इसी तरह से आप बताओ 25 पैसे की बात करें तो 25 पैसे वाले 4 सिक्कों से 1 रुपया बनता है। 25 पैसे के 4 सिक्कों से, 25 पैसा, 50 पैसा, 75 पैसा, 100 पैसा, यानी 1 रुपया, 4 सिक्कों से 1 रुपया बनता है। तो 1 रुपया बनाने के लिए 4 सिक्के चाहिए, 2 बनाने के लिए 8, तो 5 बनाने के लिए सर 20 सिक्के चाहिए। 5 रुपया बनाने के लिए 20 सिक्के चाहिए। बहुत बेसिक बातें हैं। 20 पैसे का सिक्का आ गया सर, 20 पैसे वाले सिक्कों से 1 रुपया बनाने के लिए 5 सिक्के चाहिए होते हैं। 1 बनाने के लिए 5 सिक्के, 20 पैसा, 40 पैसा, 60 पैसा, 80 पैसा, 100 पैसा। 100 पैसे का मतलब 1 रुपया। 1 रुपया बनाने के लिए 5 सिक्के चाहिए, 2 बनाने के लिए 10, 3 बनाने के लिए सर 15 सिक्के चाहिए। बस यही आपका आंसर है। इसको कुछ लोग याद करेंगे, अरे याद क्या करोगे इसका, कैसे याद रखोगे इनको भाई। 12, 20 और 15, ऑप्शन सी मेरा आंसर है। 12, 20, 15, 12, 20 और 15। फिर भी चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, 50 पैसे के सिक्कों से, 50 पैसे के सिक्कों से 1 रुपया बनाने के लिए 2 सिक्के चाहिए। 25 पैसे के सिक्कों से 1 रुपया बनाने के लिए 4 सिक्के चाहिए। 20 पैसे के सिक्कों से 1 रुपया बनाने के लिए 5 सिक्के चाहिए। याद थोड़ी करोगे पर इस बात को भाई, 50 पैसा है, 100 पैसा बनाओगे तो 2 ही तो सिक्के चाहिए। 1 रुपये का मतलब 100 पैसा होता है। 25 पैसा है और 100 पैसा बनाने के लिए 4 सिक्के चाहिए। ये 20 पैसा है और 100 पैसा बनाने के लिए 5 सिक्के चाहिए। बस खत्म। तो 1 रुपये बनाने के लिए इसके 2 सिक्के, इसके 4 सिक्के और इसके 5 सिक्के। तो ये 6 रुपया बनाए तो 6 गुणा 2 12। ये 5 रुपये बनाए तो 5 गुणा 4 20 सिक्के। ये 3 रुपया बनाए तो 3 गुणा 5 15 सिक्के। ये सिक्कों की संख्या आ गई। ये सिक्कों की संख्या आ गई। अब बताओ 10 पैसे के सिक्कों से 1 रुपया बनाने के लिए कितने सिक्के चाहिए। सर 10 चाहिए, क्योंकि 10 गुणा 10 100 पैसा होता है। 100 पैसे का मतलब 1 रुपया होता है। तो बहुत बेसिक चीजें हैं। सिक्कों का सवाल गलत नहीं करना आप लोग, क्योंकि बहुत टाइम दिया है इसको आपने। इन क्वेश्चंस को वापस करना, फिर कोई गड़बड़ नहीं होगी आपसे। चलो और देखते हैं हम लोग आगे। इनकम बेस्ड क्वेश्चन तो मैंने करा ही दिया आप लोगों को। ये देखो एक इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है। एक कक्षा के 3 सेक्शन है जिनमें विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 4:5:6 है। एक क्लास के 3 सेक्शन है जिनके छात्रों की संख्या का अनुपात 4:5:6 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 40 छात्र बढ़ा दिए जाए, हर क्लास के अंदर 40 छात्रों को बढ़ा दिया जाए, 40 छात्र बढ़ा दिए जाए, प्रत्येक क्लास के अंदर 40 छात्र बढ़ा दिए जाए, तो तीनों सेक्शन के विद्यार्थियों का अनुपात 6:7:8 हो जाता है। इन तीनों सेक्शन के छात्रों की संख्या का अनुपात 6, 7 और 8 हो जाता है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ पहले तीनों सेक्शन के छात्रों की कुल संख्या कितना थी। पहले तीनों सेक्शन में कुल छात्रों की संख्या कितना थी। एक क्लास के 3 सेक्शन कर रखे हैं, C1 A B C। आप 3 सेक्शन कर दो, आप लोग 3 सेक्शन कर दो, A B और C। एक क्लास के 3 सेक्शन कर रखे हैं। इन तीनों सेक्शन में छात्रों की संख्या का अनुपात 4:5:6 है।
अब कह रहा है प्रत्येक सेक्शन के अंदर 40 छात्र बढ़ा दिए जाएं तो ये अनुपात 6:7:8 हो जाता है। प्रत्येक सेक्शन में 40 छात्र बढ़ाएं, प्रत्येक कक्षा में 40 छात्र बढ़ा दिए जाए, हर एक सेक्शन के अंदर 40 छात्र बढ़ा दिए तो अनुपात ये हो गया। अब देखो इस अनुपात में बराबर वृद्धि हो रही है क्या? मान लेते हैं कि एक बार के लिए ये 4 छात्र थे जो बढ़ के 6 हो गए, तो कितना बढ़ रहे हैं? 2। ये 5 से 7 हो रहे हैं, ये 6 से 8 हो रहे हैं, सब में बराबर वृद्धि हो रही है और 2 इकाई की वृद्धि हो रही है। अनुपात में तो वो आंसर है जो लास्ट में बचा है काटने के बाद, लेकिन अगर बराबर वृद्धि हो रही है तो डायरेक्ट लिख दो आप लोग 2 इकाई का मान 40 छात्र है, 2 इकाई का मान, तीनों में बराबर वृद्धि है, बराबर वृद्धि है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं आप लोग अनुपात में बराबर वृद्धि है। कितना इकाई की वृद्धि है? 2 इकाई की, और होना चाहिए 40। 2 इकाई का मान 40 है, 1 इकाई का मान 20 होगा, 1 यूनिट का मान 20 होगा सर, 1 इकाई का मान 20 होगा। जो पूछ रखा हो उसको 20 से गुणा कर दीजिए। इन तीनों सेक्शन में छात्रों की संख्या का अनुपात पूछा है, छात्रों की संख्या पूछी है। तो इस सेक्शन ए के अंदर पहले छात्र थे 4 × 20 80, इसमें होंगे 5 × 20 100, इसमें होंगे 6 × 20 120। टोटल करना है 4 6 10 और 5 15 × 20 300 छात्र थे सर। पहले संख्या बढ़ाने से पहले कुल छात्रों की संख्या 300 थी। तो ये जो था वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, ये छात्रों की संख्या थी। ये अब जो संख्या होगी वो है, तो पहले कुल छात्रों की संख्या, कुल छात्र संख्या ये बतानी है। तो 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 इकाई का मान कितना होगा? 15 × 20, 300 छात्र थे सर पहले। और किसी एक सेक्शन के पूछे तो भी बता सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि पहले ए में कितने छात्र थे, ए के छात्रों की संख्या अगर पूछी जाए तो 4 × 20 80, बी के पूछे तो 5 × 20 100, और सी में पूछे तो 6 × 20 120। तो ये आसान है सवाल, आया है इस तरह का सवाल भी, ध्यान रखिएगा, आ सकता है, कभी भी वापस कॉपी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम वैसा ही सवाल है लेकिन थोड़ा सा अलग है। पढ़ के देखिए आप लोग, सेम वैसा ही है दिखने में तो, लेकिन थोड़ा अलग है क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, दिख वैसा ही रहा है। आओ देखें, 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या 2, 3 और 4 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक कक्षा में 12 छात्र बढ़ा दिए जाएं तो यह अनुपात 8:11:14 में परिवर्तित हो जाता है। प्रत्येक कक्षा में 12 छात्र बढ़ा दिए, उसने 40 बढ़ाए थे, इसने 12 बढ़ाए। तो आरंभ में तीनों कक्षाओं में कुल छात्रों की संख्या क्या थी, ये आपसे पूछा गया है। तो यहां भी 3 क्लास है, ए, बी और सी। इन तीनों क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको दे रखे हैं, छात्रों की संख्या दे रखी है, जिनका अनुपात था 2:3:4। ये स्टूडेंट का पहले का रेशियो है, छात्रों की संख्या दे रखी है। नया जो रेशियो है वो 8:11:14 हो गया, 14, 8, 11 और 14 हो गया। जबकि इसने कहा कि प्रत्येक सेक्शन में, प्रत्येक क्लास के अंदर 12 छात्र बढ़ाए, तो बराबर वृद्धि हुई है, बराबर वृद्धि हुई है। यहां पर देखो अनुपात में बराबर वृद्धि हो रही है कि 2 से बढ़ के ये 8 हो गए। यहां देखें तो 6 छात्र बढ़ रहे हैं, ऐसे अनुपात के आधार पर बात कर रहा हूं।
अनुपात में, जबकि हम जानते हैं कि वो आंसर है जो लास्ट में बचा है काटने के बाद। यहाँ जो 3 से बढ़ के छात्र 11 हो रहे हैं, 8 बढ़ रहे हैं, ये 6 बढ़ रहे हैं, जबकि बराबर बढ़ने चाहिए थे। इसका मतलब इस बार अनुपात में बराबर वृद्धि नहीं हो रही है, इस बार अनुपात में बराबर वृद्धि नहीं हो रही है। यहां 4 से बढ़ के कितने हो रहे हैं, 14 हो रहे हैं, तो इस बार यहां पर बराबर वृद्धि तो नहीं हो रही है सर। 2x और ये लेंगे आप लोग 3x, 2x और 3x, यहां पर वृद्धि बनाने के लिए कितने छात्र बढ़े, 12, यहां भी कितने बढ़े, 12, बराबर में अनुपात क्या आना चाहिए, 8:11 आना चाहिए। इन दोनों को ले लिया मैंने, ए और बी को। या फिर आप देखो इस तरह से डायरेक्ट कर सकते हो, अगर किसी भी अनुपात में बराबर वृद्धि या बराबर की गई कमी की गई है तो उन अनुपातों के बीच का डिफरेंस हमेशा सेम होगा, अंतर समान कर दो। यहां पर अंतर कितने का है रेशियो, इस अनुपात में कितने का डिफरेंस है इन सब के बीच, 2, 1 3 और 1 4, 1 का अंतर है सर। यहाँ डिफरेंस जो आ रहा है, अंतर जो आ रहा है वो 1 का है। यहाँ पर 8 3 11 और 11 3 14, यहाँ 3 का डिफरेंस है सर। यहाँ जो अंतर है वो 3 का है। और अगर बराबर वृद्धि की गई तो डिफरेंस सेम कर दो आप लोग, बराबर कमी की गई हो, बराबर कमी की गई हो, बराबर वृद्धि की गई हो तो अंतर सेम बना दो आप लोग, अपने आप बराबर वृद्धि आ जाएगी। अंतर बराबर करने के लिए क्या करें, इस 1 को 3 बनाना है तो इस अनुपात को 3 से गुणा कर दो और इस वाले अनुपात को 1 से गुणा कर दो, बराबर वृद्धि आ जाएगी। करिए आप लोग, इस अनुपात को 3 से गुणा करना है, किससे गुणा करना है, 3 से। 3 गुणा 2 6, 3 गुणा 3 9, 3 गुणा 4 12, 6 9 और 12। यहां 1 से गुणा करना है, 8 11 और 14। प्रत्येक क्लास में देखो बराबर वृद्धि होगी क्या, 6 से बढ़ के 8 हो गए, 9 से बढ़ के 11 हो गए और 12 से बढ़कर के 14 हो गए। प्रत्येक क्लास के अंदर 2 छात्र बढ़ रहे हैं सर, जबकि बढ़ने कितने चाहिए थे, 12। तो 2 इकाई का मान 12 होगा, 1 इकाई का मान 6 आ जाएगा सर। 2 इकाई का मान 12 होगा, 1 इकाई का मान 6 आ जाएगा सर। 1 इकाई का मान 6 आ जाएगा। अब आप लोग 6 से गुणा कर सकते हैं। आपसे पूछा गया टोटल छात्रों की संख्या, तो 12 9 21 और 6 27। 27 को 6 से गुणा कर दो, कुल छात्र संख्या आ जाएगी। कुल छात्रों की संख्या कितनी आ जाएगी, 27 को किससे गुणा कर दो, 6 से। 6 7 42 का 2, 6 7 42 का 2, 4 हासिल कैरी हो गया, 6 2 12 और 4 16, 162। वृद्धि से पहले टोटल छात्रों की संख्या 162 थी। 6 7 42 का 2, 4 हासिल कैरी हो गया, 12 और 4 16, 162। प्रत्येक क्लास में 12 छात्रों की वृद्धि करने से पहले वहां कुल छात्रों की संख्या 162 थी। ये कैसे बनाया सर, पिछला सवाल यहां से था, पिछला सवाल यहां से शुरू हो रहा था, इसमें ये चेंज कर दिया कि यहां पर वृद्धि बराबर नहीं है। तो वृद्धि को बराबर लाने के लिए, वृद्धि बराबर बनाने के लिए इस वाले रेशियो को किससे गुणा किया गया है, 3 से गुणा किया गया है, और इस वाले को कुछ नहीं किया गया, 1 से गुणा किया गया। तो 2 गुणा 3 6, 3 गुणा 3 9, 4 गुणा 3 12, 8 11 14, ये सेम आ गया। 6 से बढ़कर ये 8 हो गए, 9 से बढ़कर ये 11 और 12 से बढ़कर ये 14। 2 इकाई का मान 12 छात्र है, 1 इकाई का मान 6 होगा और जो पूछा गया उससे गुणा कर दिया। 27 कहां से आया, कुल छात्रों की संख्या 12 9 21 और 6 27। x मानकर अगर करते तो आप लिखते सर 2 प्लस एक्स, सॉरी 2x प्लस कितने बढ़े, 12 छात्र आ गए। यहां कितने बढ़े, 3x प्लस 12, तो बराबर में रेशियो आना चाहिए 8/11। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8 3 24x, 12 8 96, 11 2 22x,
11 गुणा 12 132। ये 24x और ये 22x, बचे कितने 2x। ये 24 है, ये 22 है, बचा कितना 2x। ये 96 को आगे भेज दो, 12 में 6 गए तो 6, यहाँ बचे फिर 12, 12 में सन हो गए 3, x बराबर 18, x बराबर 18। 18 दूआ 36, 18 तिया 54, 18 4 72, 36 54 72, जोड़ के देखो 162 ही आएगा। 6 4 10 और 2 12, एक हासिल कैरी हो गया। 3 5 8 7 15 और 1 16, 162 यहाँ पर आएगा। तो आप इस तरह से बेसिक से भी कर सकते हो। सर यही काम आया, ये तो काम ही नहीं आया। चाहे आप बी और सी को लेके भी कर सकते हो, चाहे ए और बी को लेके करिए, चाहे बी और सी को लेके करिए, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। एक बार के लिए वापस समझ ले। यहां क्या किया, ये अनुपात है 2 3 4, तो मैंने कहा ये 2x है और ये 3x है। 2x प्लस 12 3x प्लस 12 बराबर 8/11 लिख दी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, x का मान 18 आ गया। यानी जो कॉमन राशि उन तीनों के साथ में चीज जो कट गई वो 18 थी। तो क्लास ए के अंदर छात्रों की संख्या 18 का दुगना 36, बी में जो आएगा 18 तिया 54 और सी में जो आएगा वो 18 4 72। ए बी और सी तीनों सेक्शन के तीनों क्लासेस के छात्रों की संख्या आ गई 36 54 और 72। ये यहां से भी निकाल सकते हो आप लोग, इधर देखो आप लोग, चाहे यहां से भी देख लो। ये 6 9 12 है ना, यहां पर एक इकाई का मान 6 आया था, एक इकाई का मान 6 आया था। 6 गुणा 6 36, 6 गुणा 9 54, 6 गुणा 12 72। यहां से भी आ जाएगा। दोनों तरीके ठीक है, कैसे भी कर लीजिए। चाहे आप बिल्कुल बेसिक से जाना चाहें तो बेसिक से जा सकते हैं, इस तरीके से करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। दोनों ही बातें ठीक है। चलिए तो और देख लेते हैं हम लोग, कुछ और बच रहा है इसके अंदर। एक इनकम का क्वेश्चन इस तरह से भी देख लीजिए। ए बी और सी की कुल आय 76,000 रुपए है। ए बी और सी तीन लोग हैं यहाँ पर, तीनों की जो टोटल इनकम है, कुल आय जो है वो 76,000 रुपए है। ए बी और सी की कुल आय जो है वो 76,000 है, 76,000 रुपए है। वे अपनी आय का क्रम से 30%, 25% और 20% बचाते हैं। इन तीनों की बचत का परसेंटेज दे रखा है। यदि उनकी बचत का अनुपात 4 5 और 6 हो तो ए बी और सी की कुल आय, ए तथा बी की कुल आय सी से कितना अधिक है, आपसे पूछा गया। अच्छा सवाल है इनकम का। आय के क्वेश्चन करें हम लोगों ने 2 लोगों को लेकर, यहाँ पर 3 लोग आ गए तो घबराएंगे नहीं आप लोग। रेशियो में बहुत सारी बातें आप लोगों ने सीखी हैं। ए बी और सी 3 लोग हैं सर, ये ए बी व सी। इन तीनों व्यक्तियों की आय दे रखी है टोटल 76,000, 76,000 रुपए है। इन तीनों व्यक्तियों की टोटल आय दे रखी है 76,000 रुपए है। तीनों की बचत का रेशियो दे रखा है, सेविंग का रेशियो दिया हुआ है, बचत का अनुपात कितना दे रखा है, 4:5:6 है। ये इनकी बचत का अनुपात है। अनुपात में वो आंसर हैं जो लास्ट में बचे हैं काट देने के बाद। इनकी बचत का परसेंटेज भी दे रखा है, इनकी बचत का प्रतिशत भी दे रखा है। ये 30% बचाता है, ये 25% बचाता है और ये 20% बचाता है। 30 25 और 20, ये इन तीनों की बचत का सेविंग का परसेंटेज है। हम इनकी आय का अनुपात देखेंगे, इनकम का रेशियो देखेंगे, इनकम का रेशियो देखेंगे, आय का अनुपात। ये 4 जो बचा रहा है ये 30% के बराबर है और आय हमेशा 100% होती है। इनकम जो होती है, आय जो होती है वो हमेशा 100% होती है, 100% होती है। 4 रुपए की जो बचत है वो 30% के बराबर है। इनकम देखने के लिए मैंने 100 से इंटू कर दिया, 100 से गुणा कर दिया। यहां पर आप कहें कि जो 5 आया है ये 25% के बराबर है और इसकी इनकम देखने के लिए भी 100 से गुणा कर दो।
यहां आप कहें कि 6 जो है वो 20% के बराबर है, इसकी इनकम देखने के लिए 100 से गुणा कर दो। इसे काट लीजिए आप लोग, ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 25 से 4 बार कटेगा, ये 20 से 5 बार कटेगा, यहां पर आ जाएगा 40/3, ये आ जाएगा 5 गुणा 4 20, और ये आ जाएगा 6 गुणा 5 30। नीचे का नंबर ये 3 हटाने के लिए इन सबको 3 से गुणा कर दो, इन सबको 3 से गुणा कर दो, या चाहो तो पहले 0 काट दो, अनुपात में क्या समान राशि कट जाती है, 0 काट लिया, अब 3 से गुणा कर दो, ये 4 हो जाएगा, 3 से जब गुणा कराओगे तो 3 कट जाएगा, ये 2 गुणा 3 6 हो जाएगा, और ये 3 गुणा 3 9 हो जाएगा। इनकी इनकम का जो रेशियो आएगा वो 4 6 और 9 होगा सर। इनकी आय का जो अनुपात होगा सर वो 4 6 व 9 होगा। ये रेशियो आ गया इनकम का। अच्छा सवाल था, ये वापस देख लो एक बार कैसे बनाया। इस सवाल में दो जानकारियां, इन तीनों की सेविंग का रेशियो दे रखा है, बचत का अनुपात दे रखा है, और तीनों की सेविंग का परसेंटेज दे रखा है, बचत का प्रतिशत दे रखा है। सेविंग का रेशियो दे रखा है, सेविंग का परसेंटेज दे रखा है। हम लोगों ने इनकी इनकम का रेशियो बनाने के लिए मैंने 100 से गुणा किया। 4 जो है वो 30% के बराबर है, और आय हमेशा 100% होती है। 5/25 गुणा 100, 6/20 गुणा 100, तो इनकी इनकम का अनुपात आ गया 4 6 9। हो सकता है कुछ में समझ में नहीं आया होगा, 3 कहां से गया, कहां गया। इन सबको 3 से गुणा कर देने से इस अनुपात में कोई चेंज नहीं आएगा। नीचे की संख्या हटाने के लिए 3 से गुणा किया है। 4/3 को अगर आप 3 से गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 4 बचेगा। 2 गुणा 3 6, 3 गुणा 3 9, 4 6 9। अब जो पूछा गया उसका आंसर दे दो। अब ये पूछ रहा है सर ए तथा बी की कुल आय सी की आय से कितना ज्यादा है। ए और बी की आय 10 इकाई और सी की आय है 9 इकाई। कितना ज्यादा है, 1 इकाई का मान निकालना है, 1 इकाई का मान निकालना है। तो टोटल जो इनकम है वो तीनों की 76,000 रुपए है। 4 6 10 और 9, 19 इकाई का मान 76,000, 19 इकाई का मान 76,000, 1 इकाई का मान 4,000। यही मेरा आंसर है, ऑप्शन डी सही है। हमें केवल डिफरेंस देखना है, ए तथा बी की आय, बी की आय सी से कितना अधिक है, सी से कितनी ज्यादा है, कितना अधिक है। तो कैसे निकाला, 76,000 रुपए सर टोटल आय है तीनों की। तो टोटल के नीचे टोटल आएगा 4 6 10 और 9 19। ये कुल आय तीनों व्यक्तियों की है, और गुणा हमेशा उससे कराया जाता है जिसका आंसर निकाल रहे हो। तो यहां दोनों की इनकम 10 आ रही है, 4 + 6 10। इस अकेले की इनकम 9 आ रही है, कितनी ज्यादा आ रही है, 1 ज्यादा आ रही है, तो 1 से गुणा कर दिया। 19 से कटेगा ये 4 बार, 4,000। तो इस 1 इकाई का मान 4,000 आ गया सर। यही आंसर है, और क्या करो। तीनों की अलग अलग अगर इनकम देखनी हो तो अलग भी निकाल सकते हो। 4,000 का 4 गुना 16,000, 24,000 और 36,000। तीनों की अगर अलग अलग इनकम बतानी हो, ए बी सी की अलग बता दो सर। ए की आय 4,000 गुणा 4 16,000, बी की आय 4,000 गुणा 6 24,000, सी की आय 4,000 गुणा 9 36,000। 16 और 24 40,000, और 40,000 36,000 से कितना ज्यादा है, 4,000। उम्मीद है आपको सबको ये बात समझ में आई होगी। तो आज के सेशन के अंदर हम लोगों ने रेशियो को कंप्लीट किया है। इससे पहले 3 सेशन आपके करवाए जा चुके थे। इन चारों को अच्छे से और आप लोग देखिएगा, रिवीजन करिएगा। और यानी कल जो संडे है, और संडे के दिन आप लोगों का एक मैराथन सेशन रखा गया है, जिसके अंदर हम लोग क्षेत्रमिति को वापस से रिवाइज करेंगे बेसिक के साथ और PYQ के साथ। उन सवाल के अलावा कोई भी सवाल आपको क्षेत्रमिति से करने की जरूरत नहीं है। और केवल क्षेत्रमिति ही नहीं, जो टॉपिक मैंने आपको करा दिया है उससे अलावा भटकने की आपको कहीं आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोग किसी रिसर्च के लिए नहीं जा रहे हो। हाँ, अगर इस तरह से आप लोग नए नए सर्च करते रहोगे तो करते रहो। रिसर्च कभी खत्म नहीं होती है, कभी पूरी नहीं होती है, रिसर्च चलती रहती है। आप करोगे, कोई और आगे आने वाला करेगा, और कोई और आगे आने वाला करेगा। बाकी अगर आप लोग अपने इस एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट की बात करें तो आपको जो करवाया गया है वो काफी है, इसका रिवीजन करना बहुत जरूरी है। पर
4 से 5 बार तक इसका रिवीजन करिए। हर एक सवाल वही आपको पेपर में मिलेगा जो आपको करवाया गया है। और मैंने कहा मंडे को हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक होगा हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन या यूनिटरी मेथड। इन दोनों टॉपिक को अगली 2 क्लास में वन शॉट क्लास के साथ, एक बड़ी क्लास के साथ दोनों दिन के अंदर करा दिया जाएगा। वेडनेसडे के दिन से हम शुरू करना चाह रहे हैं मॉक पेपर, लेकिन उसके लिए मॉक पेपर शुरू करने से पहले कमिटमेंट तो आप लोगों से यही किया गया था कि आपका मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट करवाया जाए, तो वो पूरा करवा भी दिया है। और अगले 2 दिन के अंदर जो टॉपिक 2 छोटे छोटे से बचे हुए हैं वो भी हम लोग पूरा कर लेंगे। मॉक पेपर के लिए मैं ये चाहूंगा कि वो मेहनत आप लोगों के साथ करवाई जाए। उससे पहले आप सब लोग ये जितनी भी क्लासें हो चुकी हैं, इस पूरी प्लेलिस्ट को, इस पटवार की पूरी प्लेलिस्ट को अपने हर एक सोशल मीडिया के नेटवर्क पर शेयर करिए। इतना सपोर्ट आप लोगों से चाहिए, कितना सपोर्ट आप करें इस चैनल के लिए, क्योंकि अभी हम लोगों ने पटवार के लिए नई शुरुआत करी थी और मॉक पेपर जितने बच्चे देंगे उनसे ही हम लोग चेक कर पाएंगे कि आप लोग 25 क्वेश्चन का मॉक पेपर रोज देने वाले हैं, उन 25 में से कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो। और हर दिन मॉक पेपर देने से इंप्रूवमेंट बहुत आएगा आपके अंदर। तो चमक सही जो आएगी वो मॉक पेपर देने से ही आएगी। तो उस मॉक पेपर को डिटेल के अंदर एनालाइज करेंगे, हर दिन उसके अंदर कुछ नया सीखेंगे और उन क्वेश्चन से बाहर आपको किसी सवाल को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके अंदर जो हम करने वाले हैं PYQ करेंगे और कुछ अच्छे क्वेश्चन, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जो पेपर में आ सकते हैं वो सब मैं करवा दूंगा। तो कैसा लगा सेशन आज का आप लोगों को? इसका रिव्यू जरूर दिया ना आप लोगों को, और सेशन जितना हो सके अपने दोस्तों तक शेयर करिए आप लोग। ठीक, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।